हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज अनफोल्ड बायोलॉजी विथ अभिषेक आर्यन एंड हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा सारा पोर्शन खत्म हो चुका है। दिस इज आई थिंक सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। उसके अंदर हार्ट वाला जितना भी पोर्शन पढ़ना है हमें वो सब देखने वाले हैं। फिर लास्ट में डिजीज आ जाता है तो डिजीज देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से। ओके, सो माय नेम इज अभिषेक आर्यन और ये आपका क्लास बायोलॉजी का चल रहा है जिसमें हम नीट के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कंप्लीट कोर्स कराई जाती है। तो आप जैसा कि पहले देख चुके होंगे, यहाँ बहुत ही अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। एक एक टॉपिक को नोट्स बनवा के, फिर क्या कहते हैं एनसीईआरटी रीडिंग करा के, तो हर तरीके से हम लोग हर एक चीज़ कवर करते हुए चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो भी लेक्चर हो चुकी है, जितने भी क्लासेस हो गई हैं, आई होप आप सारे क्लासेस करके यहाँ तक आए होंगे। ठीक है, तो उस सीक्वेंस को मत तोड़ना यार। ठीक है, उस सीक्वेंस में ही पढ़ो, एक एक चीज़ कैसे कैसे रिलेटेड होती है। तो इस लेक्चर को करने से पहले आई बिलीव कि आप जितने भी पुराने लेक्चर हैं, आई थिंक 2 से 3 लेक्चर, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं आई थिंक। हाँ, यस, 4-5 लेक्चर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमने ना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सारा पोर्शन पढ़ चुका है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड भी पढ़ लिया, सर्कुलेशन भी पढ़ लिया। अब सर्कुलेशन के अंदर जो मेजर पार्ट है अपना हार्ट, ठीक है, जो पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, सबको पता है ना हार्ट के बारे में, बेसिक सी चीज़ें। तो इसमें अब जितनी भी हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में है, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई क्लास 11th में हो, चाहे नीट के लिए तैयारी कर रहा, तो दिस चैप्टर इज गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, है ना। तो हर एक चीज़ में इससे सवाल तो आते ही हैं। ह्यूमन फिजियो का ये पोर्शन है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में जो है ना, हम जैसे कि हार्ट की एनाटॉमी अगर देखते हैं, तो जब हार्ट बन रहा होता है इनिशियली, ठीक है, तो इनिशियली जब हार्ट बन रहा होता है किसी भी एम्ब्रियो के अंदर, बच्चा है कोई मान लो पेट में, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा होकर निकलता है तो उसके अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं ना। ठीक है, तो कोई बच्चा अभी कहाँ है, फीटस के अंदर है, फीटस के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, फीटस के अंदर डेवलप हो रहा है, जो ये 9 मंथ की पीरियड होती है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन होता है ना अपना, वो आई थिंक एनसीईआरटी में लिखी भी हुई है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, 1 महीने के बाद ही। 1 महीना या फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिखा होगा, एक बार चेक कर लेना। तो सबसे पहला ऑर्गन, ठीक है, पहला जो फर्स्ट ऑर्गन होता है किसी भी बच्चे के अंदर जो बनता है फर्स्ट ऑर्गन, ठीक है, सो दैट इज वन हार्ट। ठीक है, हार्ट, हार्ट। तो ये बहुत जरूरी बात है। और इसकी जो ओरिजिन होती है, अब ओरिजिन का क्या मतलब होता है मैं बता रहा हूँ। देखो, ओरिजिन का मतलब होता है जब अभी कुछ बताना उस लेवल पे थोड़ा सा आई थिंक वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा, बट अभी समझ लो बस। जैसे कि जब जायगोट बनना होता है ना, ठीक है, और ये मान लो जायगोट है। जायगोट क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है जायगोट? एग और स्पर्म की जो फ्यूज़न होती है, ठीक है, स्पर्म सेल की जो फ्यूज़न होती है, तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। और इसी जायगोट से क्या बनना होता है, एम्ब्रियो बनना होता है। ठीक है, इसी जायगोट से देखो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के अंदर फिर सारे डिविजन्स होकर के एक एक बॉडी ऑर्गन्स हमारे यहाँ बच्चे के अंदर बनता है। ठीक है, तो यही जो एम्ब्रियो पूरा तैयार होता है ना, इसी में 9 मंथ लग जाता है आपके। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्गन जो तैयार होकर निकलता है दैट इज हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में इसकी जो ओरिजिन होती है, ओरिजिन कहने का मतलब होता है, जैसे कि देखो 3 तरीके की ओरिजिन होती है। ठीक है, एक एक्टोडर्मल होता है, एक मेसोडर्मल होता है, और एक एंडोडर्मल होता है। ठीक है, जब इसमें आप पढ़ोगे ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब इसको अभी मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी सेल्स है ना, मान लो ये सेल्स है, ठीक है, ये जाइगोट है, तो जाइगोट से जब भी एम्ब्रियो बन रहा होता है तो इसके 3 लेयर होते हैं। क्या होते हैं? 3 लेयर में सेल्स होते हैं। ठीक है, ये मान लो तीनों लेयर हो गया, और बीच में सेल्स, इनर मास ऑफ सेल्स होते हैं, दैट इज इन आईसीएम बोलते हैं इसको, इनर सेल मास। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, मेसोडर्मल, इसको बोलेंगे हम
मीजोडर्मल, इसको बोलेंगे एक्टोडर्मल, एक्टो, और इसको बोलेंगे क्या, एंडोडर्मल। ठीक है। तो ये जो मीजो वाला पार्ट है ना, इस मीजो वाले पार्ट से क्या बन जाता है, आपका हार्ट बन जाता है। ठीक है। तो कोई भी चीज जो है ना, कोई भी ऑर्गन है, तो उसकी पर्टिकुलर एक पोर्शन होता है, जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट जब पढ़ते हो ना, ट्रोफोब्लास्ट, ये एम्ब्रियो में देखना, तो जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो हर चीज बताया जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट की 3 लेयर होती है बेसिकली। ठीक है। एक्टोडर्मा, एंडोडर्मल और मेसोडर्मा। तो ये मेसोडर्मली डिराइव्ड होते हैं। ठीक है। सभी ऑर्गन के बारे में आप पढ़ोगे जब जब, जैसे लंग्स पढ़ोगे, बाकी किडनी पढ़ोगे, हर एक टॉपिक पे जब चीज़ें आएगी तो आपको वहाँ एक जनरल सी चीज़ें हर चैप्टर में लिखी होती है, दैट इज़ कहाँ से ओरिजिन होता है। तो इसका जो ओरिजिन है, बस दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये याद रखना है कि दैट इज़ मीजोडर्मा। ठीक है। अभी तक इतना समझ आ गया कि सबसे पहले ये बेसिक जानकारी थी, ये सब कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं है, बस आपको मीजोडर्मा ध्यान रखना है। ठीक। तो इसका ओरिजिन क्या याद रखोगे आप, मीजोडर्मली ओरिजिन। ठीक है। मीजोडर्मली डिराइव्ड कहते हैं, मतलब जो ओरिजिन एक्चुअली होता है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड, मीजोडर्मल के सेल्स से ये बनते हैं। ठीक है। ये सारे सेल्स के लेयर होते हैं। ठीक है। सेल्स के लेयर होते हैं ये। अब ये सब कैसे होता है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सॉरी एनिमल्स हैं, हम लोग क्या है, मैमल्स हैं, हम लोग मैमल्स के अंदर आते हैं। तो मैमल्स में जो वो डिवीज़न होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको अरेंजमेंट होती है एक्चुअली ये। ठीक है। जो बॉडी की अरेंजमेंट होती है वो 3 तरीके से, 3 लेयर से होती है। ठीक है। यही एक ये लेयर है। बाकी जब आप पढ़ोगे ना, एनिमल किंगडम पढ़ोगे, तो उसमें पूरा ये सब चीज़ बताया जाता है। ठीक है। तो बस अभी आप मेजोडर्मली समझ लो, कुछ नहीं है ये खास। डिटेल में उसमें पढ़ा, रिप्रोडक्शन में भी पढ़ाया जाएगा। और मेजोडर्मली एक्चुअली में क्या है, ये चीज़ें आपको उसमें एनिमल किंगडम में पढ़ाई जाएगी। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो जो हमारा पैटर्न हमेशा से रहा है, जो जो पॉइंट नोट्स की तरह हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक। और समझते हुए चलेंगे। तो इतना समझ आ गया, ये सब बेसिक जानकारी थी। तो उसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, पहला टॉपिक लगा लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और इसके अंदर पहला जो पॉइंट होगा अपना ओरिजिन होगा। ठीक है। हम लिखते लिखते ही सब पढ़ा देंगे। ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत अभी समझाने वाली चीज़ नहीं है ये, जहाँ भी कुछ समझाने की ज़रूरत होगी, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन था हार्ट का, वो हो गया। अब देखिए क्या होता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या हो जाएगा, मीजोडर्मल। ठीक है। अभी इसको याद रख लो। ठीक है। अभी इसको याद रखो, थोड़ा सा मैंने बता ज़रूर दिया है, बट आपको आई थिंक समझ तो नहीं आई होगी उतने अच्छे से। ठीक है। तो ये ओरिजिन क्या है, इसमें याद रखेंगे मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर लोकेशन कहाँ होती है, जैसे देखो ये स्ट्रक्चर तो आप सभी ने देखा होगा, ये हार्ट है मान लो। ठीक है। ये सॉरी, ये क्या है, लंग्स है, ये दोनों लंग्स है। ठीक है। तो ये जो लंग्स होती है ना, इस लंग्स के बीच में हार्ट होता है, यहाँ यहाँ हार्ट होता है, दिस वन इज अ हार्ट। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं बिटवीन बोथ लंग्स। इसकी जो आप लोकेशन की बात करोगे वो क्या होने वाली है, बिटवीन बोथ लंग्स, बिटवीन बोथ लंग्स, दैट इज स्लाइटली, और ये क्या है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट लंग्स। ठीक है। और जो लेफ्ट लंग्स होती है ना, ये हो गया आपका लेफ्ट। ठीक है। किसी भी डायग्राम में ना इसी तरीके की लेफ्ट राइट होती है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये जो है सो लेफ्ट है, लेकिन ये लेफ्ट नहीं है, ये राइट है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, आप अपने मिरर इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है। तो इतनी चीज़ें डायग्रामेटिकली क्लियर हो गई। ये दोनों हार्ट लंग्स हो गया आपका, और बीच में हार्ट होती है, और थोड़ी सी किधर झुकी होती है, लेफ्ट की तरफ ये झुकी होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे। ये लेफ्ट की तरफ ऐसे मान लो, ये हार्ट है ना, तो इसकी तरफ झुकी रहेंगी। ठीक है। हाँ।
अरे यार ये भी मिट गया। फिर से लिखना पड़ेगा। लोकेशन क्या हो जाएगा? बिटवीन बोथ lungs, that is slightly tilted toward लेफ्ट लंग्स। ठीक है यहाँ तक। अब जो हार्ट की जो एक मैच्योर्ड ह्यूमन के अंदर की जो हार्ट होती है, ठीक है, उसकी जो वेट होती है दैट इज 300 ग्राम। 300 ग्राम जो एक हेल्दी ह्यूमन की हार्ट होती है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, किसी बच्चे का मत देखना, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन, हेल्दी 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 मैच्योर ह्यूमन, हेल्दी मैच्योर ह्यूमन के अंदर जो वेट होती है हार्ट की दैट इज कितना? 300 ग्राम। देखो इसकी साइज क्या होती है? इसकी साइज नहीं कहो, इसको शेप कहो, ठीक है। शेप, शेप कैसी होती है इसकी? आकार क्या होता है इसका? वन क्लेंच्ड फिस्ट इसको बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई। क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट मतलब पता है क्या होता है? ऐसे मुट्ठी बंद कर लो आप, ऐसे करके, हाँ मुट्ठी बंद करो। जो बंद मुट्ठी होती है दैट इज कॉल्ड क्लेंच्ड फिस्ट। तो एक मुट्ठी जो आप बंद करोगे ना ऐसे करके, ठीक है, मैं कैसे बनाऊँ यार डायग्राम, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, ठीक, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे क्लेंच्ड फिस्ट की तरह क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रक्चर, जस्ट मैं कोशिश कर रहा था बनाने की, ठीक है। तो बस आप ये याद रखो, एक आप हाथ को ऐसे बंद करो, जो आपकी मुट्ठी बनती है दैट इज वन क्लेंच्ड फिस्ट। और ये किसकी साइज शेप होती है? हार्ट की शेप होती है, ठीक। चलिए आगे क्या है? आगे अपने पास कवरिंग ऑफ हार्ट। ये जो हार्ट है ना वो ऐसे ही नहीं रहती है। सबसे पहली बात तो ये सब जितने भी लंग्स हो गए, देखो लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, ठीक है, ये सब बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स है हमारे। तो ये पहली बात तो सब कुछ जो है सो कहाँ होती है? रिब केज के अंदर होती है, रिब केज के अंदर होती है, ठीक है। ये आपको पता है ना, ऐसे रिब केज होती है ऐसे करके, आगे स्टर्नम से और पीछे जो है सो वर्टेब्रल कॉलम से ऐसे करके रिब केज बनती है, ठीक है। इसी रिब केज के अंदर क्या होता है अपना, ये दो लंग्स हो गए और ये हार्ट हो गए, ठीक बात। चलिए तो यहाँ तो आप देख ली इसके अंदर क्या है। इसके ऊपर जो कवरिंग है वो किसकी है? वो दिस वन इज रिब केज। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। रिब केज के अंदर सब कुछ है। अब हार्ट की ना एक कवरिंग होती है। हर एक बॉडी ऑर्गन्स जो है, जितने भी मेजर बॉडी ऑर्गन्स है आपके, तो हर एक बॉडी ऑर्गन्स के ना एक कवरिंग होती है, ठीक। तो इसकी जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं हम पेरिकार्डियम। और इस कवरिंग को बहुत ही डिटेल से पढ़नी है हमें, ठीक है। कवरिंग क्या होती है? कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट क्या होती है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। और ये कैसी होती है? इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है ना 3 लेयर से बने होते हैं। एक्चुअली 2 ही होते हैं, बट उसको आप ऐसे ढंग से पढ़ोगे ना तो वो 3 लेयर आपको दिख जाएंगे। तो एनसीईआरटी एक बार चेक कर लेना यार, वो डबल वर्ल्ड लिखती है या ट्रिपल वर्ल्ड लिखती है, ठीक है। पेरिकार्डियम के बारे में जो भी हो, अभी मैं ना आपको इसके 3 लेयर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। 3 लेयर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो
3 लेयर्स। अगर उसमें एनसीईआरटी में डबल लेयर्ड लिखा होगा, मैं देख लूँगा एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम भी, अगर कुछ इसमें होगा तो करेक्शन मैं वहाँ करा दूंगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये देखनी है कि इसके 3 लेयर होते हैं और 3 लेयर जो है वो मिल करके एक बहुत ही मोटी कवरिंग बनाती हैं, और इससे ये जो कवरिंग है वो पेरिकार्डियम कहलाता है और ये हार्ट को कवर करके रखता है। ठीक है, इतनी बात। चलो, तो इसमें पहला क्या है, देख लीजिए यहाँ। पहला है फाइब्रस पेरिकार्डियम। फर्स्ट वन इज fibrous pericardium. ठीक है, and second one is parietal pericardium, and third one is visceral pericardium। ठीक है, तो आइए इन तीनों में जो है ना थोड़ी थोड़ी अंतर होती है, तो वो सब पढ़ते चलते हैं। और विसरल वाले पार्ट को बहुत अच्छे से देखना, उसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट होगा। ठीक है, तो फाइब्रस और पेराइटल का जो भी पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो, ये सबसे बाहर होता है, ये आउटर मोस्ट, इसको लिख लो। ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप, आउटर मोस्ट लिख लेना यार। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये मिडिल लेयर। ओके, एंड दिस वन इज योर इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, चलो, ये दूसरा और ये तीसरा। देखो, फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होता है, ये सबसे बाहर की लेयर होती है और इसकी जो टिश्यू है ना वो टफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, और दिस वन इज नॉन इलास्टिक। ठीक है, तो इसके बारे में ये 2 पॉइंट याद रखनी है। आई डोंट थिंक एनसीईआरटी में सब कुछ होगा, बस वो पेरिकार्डियम बोलती है। ठीक है, एंड वो शायद पेराइटल और विसरल 2 का जिक्र करता है, बट जो एक्चुअली में होता है ना, हम बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने भी वाले नहीं है, बस विसरल को थोड़ा अच्छे से उसमें उसके 3 अलग लेयर को मीम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो आप मोटा मोटी बात देखोगे उसमें आपको जो यहाँ 3 लेयर दिख रहा है, जो फाइब्रस, पेराइटल और विसरल है, तो आप देखना फाइब्रस पेरिकार्डियम में क्या होता है ना कि इसके अंदर टफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है, टफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है, एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉन इलास्टिक। ठीक है, हाँ, बस आपको ये याद रखना है, टफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, और ये डेंस क्यों है ना, उसकी भी चर्चा होगी टिश्यू चैप्टर में। ठीक है, 2 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, है ना, एक डेंस होता है और एक आई थिंक लूज होता है। हाँ, लूज और डेंस 2 तरीके कनेक्टिव टिश्यू होता है, और डेंस में भी फिर टफ। ठीक है, तो टफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सी होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। चूंकि ये फाइब्रस है तो नॉन इलास्टिक फाइबर भी इसमें होगा, नॉन इलास्टिक फाइबर लिख लेना आप। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको फाइब्रस में याद रखना है। पेराइटल जो बीच वाला लेयर होता है ना, एक्चुअली इसी की जो लेयर होती है ना, ये देखो, ये मान लो अगर फाइब्रस है, ठीक है, तो मान लो ये फाइब्रस इतनी मोटी लेयर है। तो इसकी जो इनर लाइनिंग होती है ना, ये वाली इनर लाइनिंग, इसको हम क्या बोल देते हैं, पेराइटल बोल देते हैं। पेराइटल इसको बोल दिया, इसको फाइब्रस बोल दिया। अब इसके अंदर कुछ स्मूथ मसल्स टाइप की, है ना, इसमें जो है सो ऐसे मसल्स होती हैं। ठीक है, स्मूथ सरफेस होते हैं। और इसके डायरेक्ट टच में अपना क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके डायरेक्ट टच में क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके डायरेक्ट टच में रहते हैं, और ये जो देख रहे हो ना आप, ये पूरी ऐसी कवरिंग होगी। ठीक है, अगर ये हर्ट है
तो ये पहला वाला पोर्शन क्या हो जाएगा अपना, विसरल हो जाएगा। उसके बाद ये देखो ऐसे विसरल की लेयर हो जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअली हार्ट है, बस इतना पार्ट क्या है अपना हार्ट का बना हुआ है। और ये सब सारे उसके लेयरिंग हैं, जिससे कि हार्ट को जो है सो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। कहीं आप मान लो एक्सीडेंट कर जाते हो, कुछ भी हो जाता है, तो उसको इस लेवल तक प्रोटेक्शन चाहिए कि कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी हो जाए तो हार्ट कम से कम बचा रहे। क्योंकि हार्ट जब तक दिल धड़कता है आपको पता है, तब तक हम जिंदा ले रहे हैं, सॉरी जिंदा हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, तब तक हम जिंदा हैं। तो हार्ट और फेफड़ा तो ऐसा चीज़ है जिसको किसी भी क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में आपको बचाना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप कहीं भी कुछ, हाँ एक ब्रेन भी रख लो, ब्रेन की बहुत तगड़ी कवरिंग होती है, ठीक है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो कंप्लीट हम ब्रेन पढ़ने वाले हैं, तो ब्रेन की एक अलग कवरिंग होती है, ठीक है। तो ब्रेन, लंग्स और हार्ट, इन सब जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, इसको बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये हो गया विसरल वाला पार्ट। और ये देख लो आप पेराइटल वाला। पेराइटल और फाइब्रस जो है ना साथ साथ ही चलता है, ठीक है। उसके जो टिश्यूज हैं उसमें बहुत कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला है। बस ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इनर लाइनिंग हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पेराइटल, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, पेराइटल, ठीक है। और उसके बाद इससे सबसे जो बाहर लेयर होता है जिसके अंदर फाइब्रस होते हैं, कौन से, टफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू वाले, ठीक है। तो ये जो होती है, ये जो होती है, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम, कार्डियम, देखो कार्डियम जो वर्ड है ना, दैट इज ऑलवेज यूज फॉर व्हाट, हार्ट। दिस इज ऑलवेज यूज फॉर हार्ट, इतना याद रखना। तो ये जो है सो अपनी बहुत ही गंदी डायग्राम बन गई यहाँ पे, लेकिन हमको समझने के लिए यही समझना है कि ये 3 लेयर के बहुत ही अच्छी कोटिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको मिटा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ चाहता हूँ कि डायग्रामेटिकली आपको विजुअलाइज हो जाए चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस सब में से कुछ भी ऐसा पूछने लायक नहीं है, ठीक है। चलो देखो, पेराइटल पेरिकार्डियम के बारे में अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं एक बार। इसकी जो क्या कहते हैं, थिन होती है और स्मूथ होता है ये, ठीक है। इसके बारे में पता चला है कि ये कैसी होती है, थिन होती है, थिन लेयर होती है पेराइटल की, ठीक है। और ये स्मूथ मसल्स होती हैं, इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। और हैज़ इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, सॉरी लाइंस द, मैंने बताया था ना लाइंस द, इट लाइंस द inner surface of fibrous pericardium, ठीक है ना। तो जैसे कि कोई भी चीज़ ऐसे थिक होती है ना, तो जैसे कि आप टायर देखे होगे अगर, टायर के अंदर ट्यूब होता है ना, हाँ टायर देखो, तो टायर के अंदर क्या है ना, ऊपर से कितने सारे वो जैसे बने होते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बने होते हैं, ठीक है, ऐसे बने होते हैं टायर में। और अंदर ना कितना स्मूथ रहता है, आपने देखा होगा अंदर बहुत ही स्मूथ रहता है ना। इसलिए मैं बता रहा था कि फाइब्रोस और पेराइटल में ना बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, वो एक्चुअली एक ही थोड़ी सी मोटी लेयर है, हाँ। और इसके अंदर वाले लेयर को हमने क्या कह दिया था, पेराइटल, पेराइटल पेरिकार्डियम, राइट। तो ये देखो, ये जो आपको ऐसे गोल गोल दिख रहा है ना ऐसे करके, ठीक है, तो ये कौन सी होगी, मान लो ये होगी आपकी फाइब्रस, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज पेराइटल गाइस, पेराइटल, ओके। चलो ठीक है, तो अपने पास पेराइटल के बारे में इतना ही पढ़ना था, इसमें कुछ खास है नहीं, बस आप याद रखना ये लाइंस करती हैं, ठीक है, ये लाइंस करती हैं किसको, फाइब्रस पेरिकार्डियम को। चलो ये तीसरी है अपनी विसरल पेरिकार्डियम। इसमें ना हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। अब विसरल वाला पार्ट जो है सो अलग से आउटर, मिडल और इनर चलाएगा। तो इसमें देख लेते हैं 3 पार्ट क्या क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा आप इधर लेके आ जाओ, तब पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। फिर इसके भी अलग कैटेगराइजेशन करनी है हमें, इसको ऐसे लेके आ जाओ,
और अब देखो इसमें क्या क्या है। ये देखो इसमें है क्या, एक तो एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, ठीक है। दूसरी है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और तीसरी है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। तो फिर से वही बात हो जाएगी, एपी मतलब इसका जितना भी लेयर था, मान लो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक बात खत्म हो गई अपनी। अब यहाँ मान लो इतना बड़ा एक लेयर है इसकी, तो इसकी भी जो है ना जो ये वाला पार्ट होगा इसका अलग कहानी, ये वाला पार्ट होगा इसका अलग कहानी, जो बीच वाला पार्ट होगा इसका अलग कहानी, इसीलिए बांटा गया। ओवरऑल मान लो इतनी लेयर है। तो ये तो हो गया किसकी बात, फाइब्रस का बात। चलो ये हो गया किसका, पेराइटल का बात। और ये हो गया किसका, विसरल का। तो विसरल के अंदर की चीजें हम देख रहे हैं, विसरल के अंदर तीन पार्ट को हम देख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अंतर आया होगा तभी तो तीन पार्ट में हम पढ़ रहे हैं, वो तो एनाटॉमी बताती है हमारी, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ की, बॉडी के किसी भी पार्ट को आप स्टडी करते हो तो उसकी एनाटॉमिकल में अगर डिफरेंस है कुछ, तो उसको फिर अलग तरीके से पढ़ा जाए। उसमें कुछ टिश्यू में मान लो डिफ्रेंशिएट पाया गया है, ठीक है, कुछ में अलग तरीके के टिश्यूज हैं, कुछ में अलग काम है, किसी का अलग फंक्शन है, कुछ का फाइबर्स अलग है। तो इसी बेसिस पे जो है सो लेयर्स की क्लासिफिकेशन होती है। कहीं भी आप देखो तो जब लेयर्स की क्लासिफिकेशन होती है तो इसीलिए होती है, क्योंकि अगर लेयर एक जैसा ही होता तीनों का तीनों, ठीक है, एक मोटी लेयर होती और तीनों में सब कुछ सेम रहता, तो हम क्यों इतनी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जरूर अंतर होती है, ठीक। तो इसीलिए हम तीनों चीज़ें अलग से पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें ये बात किसकी हो रही है, ये विसरल की बात हो रही है, ठीक है। ये ऑलरेडी अपने आप में इनर है। अब इनर का भी आउटर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये एपिकार्डियम। तो इसके बारे में देखो क्या लिखा है अपने पास। एपिकार्डियम के बारे में जानकारी ये है कि ये कैसी, पहले तो ये आउटर लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर होती है। देन इसके अंदर जो है ना मेड ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, क्या नहीं, सॉरी, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बने होते हैं। इसके जो देखो अब यहीं अंतर आ जाएगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना है ये। अगर ये तीनों एक जैसे ही होते तो हम क्यों पढ़ रहे होते तीनों को अलग अलग, है ना। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो उसमें कुछ अंतर आए, तो इसीलिए हमने इसको तीन तरीके से, तीन अलग अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत समझी। चलो ठीक है, ये सबसे तो आउटर लेयर होती है। और दूसरी इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स की टिश्यूज होती हैं। इसके देखो ये मिडल लेयर हो जाएगा, मिडल लेयर हो जाएगा, एंड कार्डियक मसल्स से बने होंगे, ठीक है, कार्डियक, मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। यार आप कोशिश करना साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, जहाँ पढ़ाने की या फिर समझाने की अलग से ज़रूरत होगी तो मैं टाइम लेकर के रफली पहले समझा देता हूँ। तो अभी जो काम चल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि जितने देर की लेक्चर होती है उतने देर में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट 5 मिनट इधर उधर थोड़ा सा चलता है, बट ये नहीं, क्योंकि मैं भी तो लिख रहा हूँ साथ के साथ। तो आपको कुछ ये भी नहीं है कि हाँ बोर्ड पर से सामने से सर हट जाओ तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आपकी स्क्रीन तो पूरी कंप्लीट चल रही है। तो इसमें साथ के साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते चलो। नोट्स बनाओगे तो आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए अ, दिखेगी दोबारा, जब भी आप कॉपी पलटोगे तो ऐसे जब रिमाइंड होता जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चलो ये मिडल लेयर, दूसरा मेड ऑफ कार्डियक मसल, मेड ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल। अब आपको पता है ना मसल्स की, कार्डियक मसल्स में क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री होती हैं। ये मसल्स जो है तीन तरह के मसल्स होते हैं, तीन तरह के मसल्स होते हैं। और ये आप कहाँ पढ़ोगे, बोन्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, सॉरी स्केलेटल नहीं होता है, स्केल्टल होता है, स्केल्टल मसल, स्मूथ मसल, और एक कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल।
यहाँ तक आप देख रहे हो कहीं भी कार्डियक मसल आया क्या? हालांकि सब कुछ बात कहाँ की हो रही है, हार्ट की ही बात हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल हार्ट का पोर्शन शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मायोकार्डियम से शुरू हो जाता है। आपको ये पता है ना कि ये सबसे क्लोज रहता है हार्ट के, कौन सा? विसरल वाला पार्ट, विसरल वाला पार्ट जो है सबसे क्लोज रहता है। तो अब क्लोज रहता है तो हार्ट की जो अपनी टेंडेंसी है, आपको पता है ना कि हार्ट को कहीं से कहीं और से सिग्नल नहीं चाहिए होता है। आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई काम करते हो, कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, आपको चलना है, हाथ उठाना है, ठीक है, तो सब कुछ ऐसे जो इस तरह के जो भी सेल्स है ना उसको कमांड दिया जाता है, ठीक है, उस हिसाब से वो फंक्शन करती है। अपने आपके जबड़ों को हिलाना है मान लीजिए, ठीक है, और क्या कहता है आपके कुछ भी जो मूवेबल चीज़ है, ठीक है, तो उसमें ब्रेन की कमांड होती है, आपकी इच्छा से होती है, लेकिन हाँ, दिल का धड़कना आपकी इच्छा से नहीं होती, तो वो इसलिए उसको मायोजेनिक बोला जाता है। तो हमारे जो बॉडी के हार्ट, बॉडी में जो हार्ट है वो कैसी मायोजेनिक होती है, उसको कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। और यही फीचर है किसका? कार्डियक मसल का, ठीक है। कार्डियक मसल जो है वो आ, उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। वॉलेंट्री कौन सा हो जाएगा? स्केलेटल हो जाएगा। फिर आपका स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन स्मूथ और कार्डियक में फिर कुछ और फर्क होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क का फर्क होता है। ऐसे मान लो ये सेल है, ठीक है, तो ये डिस्क है, ये डिस्क इसमें स्मूथ में एब्सेंट होते हैं और कार्डियक में प्रेजेंट होते हैं। अब इस डिस्क का क्या काम है सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं बेसिकली ये बता रहा था अभी तक, थोड़ा सा ये एक्चुअली गौर करने वाली बात है, ये एक्चुअली गौर करने वाली बात है। पहली बार जो है सो हमारे जहन में मतलब हमारे पिक्चर में क्या आता है? कार्डियक मसल आता है। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे सब कुछ है हालांकि किससे? हार्ट से रिलेटेड, लेकिन कार्डियक मसल जो उसका अपना फीचर, ठीक है, उसका ऐसे कह लो इंडिजिनस फीचर है, ठीक है, तो वो कहाँ से शुरू हो जाता है? मायोकार्डियम से शुरू हो जाता है। अब जो चीज़ें होंगी ना, हाँ, ये जो सेल्स हो जाएंगे, ये जो सेल इसके जो सेल्स हो जाएंगे, इसके जो टिश्यू हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे? कार्डियक मसल्स वाले हो जाएंगे, राइट। चलिए, हम्म, ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं, ये सब फालतू का सब अभी। चलो, जो मेड ऑफ कार्डियक मसल और जो एंडोकार्डियम है, क्या है? एंडोकार्डियम, इसके बारे में क्या जानकारी? हाँ, ये थिकेस्ट लेयर होती है भाई। ये कैसी, कितनी इसकी थिकनेस होती है? तो ऐसे लिख लो आप, थिकेस्ट, ठीक है, थिकेस्ट लेयर। एंडोकार्डियम के बारे में क्या बताया गया? ये इनर मोस्ट लेयर होता है, ये तो नाम ही बता रहा है। एंड्रो मतलब जहाँ भी हो अंदर वाला, एक्ट्रो मतलब या फिर एक्ट्रो बोलो या एपी बोलो, सबका मतलब बाहर होता है। एपिडर्मिस आपने पढ़ा होगा, एंडोडर्मिस पढ़ा होगा, है ना, प्लांट के अंदर, प्लांट एनाटॉमी में। दैट इज इनर मोस्ट लेयर, व्हाट? एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर। और क्या, और क्या, और क्या? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बने होते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के ये बने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? और थोड़ा सा विसरल के बारे में एक ब्रॉड बातें ये हैं, इसी पॉइंट पे, जैसे कि हम इन तीनों के लिए लिख रहे थे, तो आप यहाँ लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना क्या? इट प्रोवाइड्स स्मूथ सरफेस टू हार्ट, इट प्रोवाइड स्मूथ सरफेस टू हार्ट, और ये सबसे क्लोज होता है हार्ट के, ठीक है। पहले तो आप यही लिख लो, इट इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ हार्ट,
ठीक है, इसका सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट किसका रहता है, विसरल पेरिकार्डियम का हार्ट से, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं है, जस्ट हार्ट ही आने वाला है। ये इससे पूछा जाए भाई हार्ट कहाँ है, बोलेगा थोड़ा दूर है, इससे इससे पूछा जाए, इससे पूछा जाए तो बोलेगा अच्छा अगले के बाद। विसरल कार्डियम जो है, विसरल पेरिकार्डियम जो है वो डायरेक्ट सबसे क्लोज है हार्ट के, है ना। होती है ना कोई, जैसे नेता के आसपास जाने के लिए आपको बहुत सारे लेयर्स को क्रॉस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल जो सामान अपना पड़ा हुआ है कहाँ पड़ा हुआ है, विसरल पेरिकार्डियम के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हार्ट। और एक बात इसकी बड़ी खास होती है, इसके तो एक तो सरफेस कैसे होते हैं, स्मूथ सरफेस होते हैं, स्मूथ सरफेस होते हैं। और ये जो है ना, जब दिल धड़कता है, ठीक है, जब हार्ट जो है सो बीट करता है, हार्ट जो बीट करता है, तो उस टाइम में फ्रिक्शन कम करता है ये, ठीक है, ऐसा घर्षण ज़्यादा ना हो जिससे कि बाकी के आसपास के टिश्यू हार्म ना हो जाए, इसलिए वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये इसके मसल्स की ही क्षमता है, मसल्स की ही इसकी ये खासियत है कि वो क्या कर देता है, इसके फ्रिक्शन को कम कर देता है। डिक्रीज decreases decreases friction while heart beats। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो यही चीज मैं ऐड कराना चाह रहा था कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं और इसका सरफेस कैसे होते हैं, स्मूथ सरफेस ही है, ये हार्ट को स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। डिक्रीज फ्रिक्शन व्हाइल हार्ट बीट, तो फ्रिक्शन डिक्रीज होती है जब हार्ट बीट कर रहा होता है अपना। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और एक चीज़ आप नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे यहाँ पे, एक बड़े ही अच्छे से नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे, क्या, देखो बताता हूँ मैं। एक टर्म है अपने पास, क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आपको नाम से ही अंदाजा लग गया होगा, ठीक है, क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब आप देख रहे हो एक के बाद एक लेयर है, एक के बाद एक लेयर है, एक के बाद एक लेयर है। तो ऐसा जो है पेराइटल और विसरल के बीच में, बिटवीन पेराइटल और विसरल एक फ्लूइडी सा लिक्विड लिक्विड होता है, जेली सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड जैसा कुछ, बहुत ही माइन्यूट फ्लूइड जैसा कुछ पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में ना जब दिल धड़कता है तो आपको पता है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, तो वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। तो आप कहीं मान लो धक्के खा रहे हो तो वो घर्षण होती है ना, घर्षण होती है। तो मतलब लगातार किसी को आप धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो उसकी चीज़ें जो है सो ऐसे खराब हो सकती है ना। उसकी चीज़ें कैसे होती सकती थी, खराब हो सकती है, जैसे कि कुएं में आप सबने देखा होगा, ऐसे कर रहे हो आप लगातार, मान लो यहाँ से क्या है, यहाँ से आप ऐसे कि पानी खींच रहे हो, ठीक है, पानी खींच रहे हो यहाँ पे, यहाँ रस्सी लगी हुई है और यहाँ आप पानी खींच रहे हो, तो ये जो दरारें हैं ये लगातार इस पे घर्षण खा रही है ना, इसके वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, छेद हो जाते हैं। तो क्या होगा, अगर हार्ट तो पंप कर रहा है, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। तो उस मोमेंट पे जैसे कि ये जो है फ्रिक्शन कम कर दे रहा था, वो फ्रिक्शन कैसे कम कर देगा, है ना, इसकी जो है सो घर्षण ना हो। यहाँ मान लो कोई आप लिक्विड लगा लोगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है ना, वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, कोई भी चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाती है, आसान हो जाती है ना। तो वहाँ कुछ भी घर्षण जैसा नहीं हो रहा होता। तो ये चीज़ है। तो इसलिए पेरिकार्डियल फ्लूइड एक टाइप का जस्ट फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड होता है, आपको पता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, विसरल और पेराइटल के बीच में। सो पेरिकार्डियल फ्लूइड जस्ट आप लिख लो, दोनों के बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है। तो इसके लिए आप ये लिख लेना लाइन कि पेरिकार्डियल फ्लूइड इट इज प्रेजेंट बिटवीन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कौन सा, पेराइटल एंड विसरल, बिटवीन पेराइटल, pericardium and it is a fluid, ठीक है, ऐसे लिखो, it is
fluid present between parietal pericardium and visceral pericardium. It is a fluid present between parietal pericardium and visceral pericardium, which help in decreasing friction between uh, between layers of heart during what? During heart beat. ठीक है, during heart beat. क्लियर है यहाँ तक? चलो, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, ये आप नोट बना के लिख लेना. बस यही काम जो है कौन कर रहा होता है? विसरल पेरिकार्डियम भी यही काम कर रहा होता है, बट थोड़ा और इसमें मान लो कि ये इसमें जो है सो उसको सहयोग कर देता है, ऐड कर देता है चीज़ें, उसको थोड़ा और पॉलिश कर देता है ना, और स्मूथ कर देता है. तो इस तरीके की चीज़ जो हमारे अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बॉडी की एक एक ऑर्गन बनाई हुई है ना. कहीं भी देख रहे हो आप कितना सिस्टमिक में बॉडी ऑर्गन अपना बना हुआ है. ठीक है, बस इसमें हम लोग अपनी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, शरीर को हार्म पहुंचाते हैं, और फिर वहीं जो है हमारे डिजीज का, बीमारी का कारण बन जाता है. ठीक है, तो चलो यार, कितना देर हो गया? 42 मिनट हो गए हैं, बस हमने इतना ही पढ़ा है यार. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे शायद लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या बोलने में समय लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. बट ये मैं बहुत दिनों से गौर कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर की लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है. आई डोंट नो हाउ, बट हम इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं कर सकते यार. जितना मुझे डिलीवर करना है मुंह से बोल के वो तो मैं करूँगा ही, और एक एक चीज़ मुझे लिखनी भी है. तो आई डोंट माइंड कितना भी बड़ा लेक्चर हो जाए. मैंने कहा कि जिसको नहीं आती है, जिसको अच्छे से ढंग से एक एक चीज़ पढ़नी है, वही बच्चे यहाँ आए. ठीक है, वही बच्चे आए और एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ें. जब भी आप कहीं भी ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, कहीं भी आपको पता हो, अगर जिसने भी पढ़ा हो ऑफलाइन में आप पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पढ़ाने का यही मेथड्स होता है. ठीक है, पहले तो आपके टीचर्स जो हैं सो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पहले समझानी चाहिए तो समझाएंगे, एक पार्ट. दूसरा पार्ट होता है फिर उसको आपको या तो वो डिक्टेट करके लिखाते हैं, या फिर क्या करते हैं वो खुद से लिखते हैं. उन्होंने लिख दिया, दोबारा फिर आपको समय दिया जाता है लिखने का भी. ठीक है, तो 1 मिनट 2 मिनट बोर्ड भर जाने के बाद टीचर रुकते भी हैं. तो इसलिए आप देखोगे ना, एक एक चीज़ वहाँ पढ़ाई जाती है. ठीक है, जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, तो जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है. ठीक है, ऑफलाइन में तो मैं बहुत पढ़ा हुआ हूँ. ठीक है, तो ऐसे मैंने देखा भी है अपने सामने से. तो टीचर्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे खासे टाइम देते हैं, तभी तो साल भर में एक कोर्स कंप्लीट होती है. तो कुछ भी शॉर्टकट में चलने का कोई तरीका है ही नहीं एक्चुअली. ठीक है, जिसको बहुत जल्दी हो तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे वन शॉट्स पड़े हुए हैं. ठीक है, आप देखते रहो ऐसे ही. ठीक है, बट जिसको भी कंप्लीट कोर्स करना हो बिल्कुल, ठीक है, स्क्रैच लेवल से हर एक चीज़ पढ़नी हो, एक एक बात पढ़नी हो, जितना भी नीट के सिलेबस में आएगा. हाँ, ये नहीं कि मैं बहुत फालतू का कुछ पढ़ा रहा हूँ, हर कुछ आपके सिलेबस से रिलेटेड है. कुछ एक आध पॉइंट थोड़ा सा समझाने के चक्कर में बढ़ जाता है, यही चीज़ मैं थोड़ा सा कटौती कर सकता था. पैराइटल विसरल बता के फाइब्रस नहीं बताता है ना, डायग्राम नहीं समझाता है ना. एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, बस ये बता दिया है पेरिकार्डियम 3 लेयर है, पैराइटल विसरल, इस तरीके की चीज़ें बताई होंगी. कुछ कुछ पार्ट इसका लिख देगा, कुछ इसका लिख देगा, कुछ इसका लिख देगा, फिर आप कंफ्यूज होते चलोगे. तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ना, वहीं वहीं टीचर क्या करता है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कुछ चीज़ें बाहर से ढूंढ के आपको पढ़ाता है. ठीक है, तो इस बात की कद्र होनी चाहिए कि अगर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो ये हमारे काम की है ना.
हम लोग भी ऐसी चीज़ों को बोलते हैं, सर पूछना तो एनसीईआरटी से, आप क्या फालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हो, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी जाता है, आई ऑल्सो एग्री दैट, ठीक है। टीचर को थोड़ा ज़्यादा चुल रहता है अपने पूरी जानकारी निकालने का बच्चों के ऊपर, ठीक है। बट आपको तो संभालना है ना, आपको तो बहुत चीज़ें संभालनी है। फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, तो मेरी कोशिश यही है, मैंने जो पढ़ा है, जितना मुझे आता है, ठीक है, जितना मेरे पास इनपुट है, मैं आपको एक एक चीज़ दे दूँ जो रेलिवेंट है, ठीक है, जो रेलिवेंट है, जितना आपको पढ़ना चाहिए। और कुछ भी चीज़ यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो यकीन माने आप, हर एक चीज़ यहाँ रेलिवेंट जो भी चीज़ें होती हैं वही पढ़ाई जाती है। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो ये क्या हो गया, अपना मेजर पोर्शन क्या, कवरिंग वाला पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। अब देखो ये सब इतनी सारी चीज़ें सब कुछ तो याद रखने की थी, कवरिंग में थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कवरिंग से अंदर आकर के कवरिंग के आगे आकर के चैम्बर पे बात करते हैं। अब हम हार्ट में आ चुके हैं, हार्ट के हमने जितने भी कवर थे उसको अनफोल्ड कर दिया है, ठीक है। जितने भी कवर थे उसको अनफोल्ड करके एक एक करके हर एक हार्ट के एक एक कवर को निकाला है, उसको अच्छे से उसके अंदर पूरे स्टडी कर लिया है कि किस लेयर में क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब बता, एक ही लेयर होता तो एक ही लेयर पढ़ना पड़ता है, लेकिन हर एक लेयर में आप ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे सिंपल स्क्वामस था, पर यहाँ पे क्या आ गया, कार्डियक मसल आ गया, इसकी मस्कुलर जो एनाटॉमी थी वो चेंज हो गई, और यहाँ फिर से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आ गया। तो ये तीनों होता तो हम क्यों पढ़ रहे होते, ठीक है, एक बात में ही लिख देते, विसरल, बात खत्म। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं ना, तो यहाँ देखो ये थिकेस्ट लेयर हो जाती है, सबसे मोटी लेयर हो जाती है, कौन सी, मायोकार्डियम बनी। तो मायोकार्डियम थोड़ा इसमें जो है सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एकदम आप याद रखना, थिकेस्ट है और ये कार्डियक मसल से बना होता है, राइट। चलो आओ चैम्बर ऑफ हार्ट पे। मुझे लगता है मैं एक चीज़ बहुत बार रिपीट कर देता हूँ, शायद इसलिए भी टाइम लगती है, ठीक है। वो ठीक है, ज़रूरी भी होता है, मैं एकदम ऑफलाइन टाइप से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपना कोई शक्ल दिखाने का बहुत बड़ा शौक नहीं है ना, उतनी मेरे पास संसाधन है, जस्ट शौक है यार पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हर एक चीज़ आपको डिलीवर करता चलूँगा, ठीक है। देखो चैम्बर ऑफ हार्ट में दो तरीके के चैम्बर होते हैं, आपको पता है ना। चैम्बर तो कुल कितने होते हैं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फिश और एम्फीबियंस की बात नहीं हो रही, ह्यूमंस की बात हो रही है। चैम्बर ऑफ हार्ट में कितनी होती है, 4 चैम्बर होते हैं, तो पहले तो आप यही लिख लो, 4 चैम्बर्ड, ठीक है, 4 चैम्बर, 2 एट्रियम प्लस 2 वेंट्रिकल। तो देखते हैं इसमें इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसमें कुछ खास है नहीं, अपर 2 चैम्बर और लोअर 2 चैम्बर, तो आप ऐसे लिख लो, अपर 2 चैम्बर, दैट इज क्या, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, क्लियर। लोअर 2 chamber is which one, is a left ventricle and right ventricular, ठीक है। और इसमें जो है ना, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स जो है वो थिकर होते हैं, किसके कंपेयर में, एट्रियम के कंपेयर में, बिकॉज वेंट्रिकल सप्लाई ब्लड टू द ऑल बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। आपको पता है ना, जब ये पढ़ रहे थे, ये चीज़ ना हमेशा याद रखो यार, इसमें ना ये एकदम बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको डबल सर्कुलेशन का पूरा पाथवे पता रहेगा ना, उसी पे हम लोग सारा चर्चा करना है अभी तक, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में क्या था, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ, ठीक है। इसी सब चक्कर में टाइम जाता है, मैं एक ही चीज़ बार बार पढ़ाने लगता हूँ, ठीक है। जहाँ भी जब जो चीज़ ज़रूरत लगती है वो बतानी पड़ती है भाई, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है, ठीक है।
सो दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। यहाँ से आपको पता है ना, यहाँ से ब्लड कहाँ जा रही थी, यहाँ से ब्लड जा रही थी बॉडी पार्ट के पास, बॉडी पार्ट के पास, ठीक है, बॉडी टिश्यूज कह लो इसको। और यहाँ से ब्लड कहाँ जा रही थी, राइट एट्रियम के पास, ठीक है। और फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जा रही थी, लंग्स के पास, लंग्स के पास। और लंग्स से ब्लड फिर कहाँ, ये लेफ्ट एट्रियम के पास, यही था ना। तो देखो बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड कहाँ से जा रहे हैं, वेंट्रिकल से ही तो जा रहा है, वेंट्रिकल से ही जा रहा है। और जो भी ब्लड बॉडी पार्ट से आया उसको भी फिर से पंप करना है, किसके लिए, लंग्स को भेजने के लिए, ठीक है। तो अब बताओ, इसकी काम ज़्यादा है ना, इसका थोड़ा सा जो है सो काम ज़्यादा रहता है और हैवी काम रहता है, ज़्यादा भी नहीं हैवी काम रहता है। क्योंकि यहाँ से ना एक बार में ऐसे जब पंप होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल आप ऐसे सोचो कि पंप होता है ना, तो उस समय क्या होता है कि पूरे बॉडी के अंदर एक साथ ही ब्लड चलेगा, ठीक है। और फिर एक बार दूसरा बार पंप हुआ तो पूरे बॉडी की ब्लड जो है सो राइट एट्रियम में आ गया। तो कहीं से निकाल के भेजना, ठीक है, और जो भेजा हुआ है वो कलेक्ट करना, ये सब कुछ जो है सो इसमें लेफ्ट ये वेंट्रिकल का काम थोड़ा मेजर हो जाता है, थोड़ा हैवी हो जाता है, ठीक है। तो इसको ना हम मिटाते नहीं हैं यार, इसको हम कोशिश करते हैं कहीं साइड में रख लें, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। चलो, अब इतना हो गया। हाँ, तो यही चीज़ एक बार लिख लेते हैं, यही चीज़ क्या करते हैं, लिख लेते हैं नोट बना के, नोट बना के या क्या, ऐसे ही लिख लो, ठीक है, ऐसे ही लिख लो। क्या, वॉल्स ऑफ ventricle are thicker than walls of atrium because ventricle supply blood to all body organs, ठीक है। walls of ventricles are thicker than walls of atrium because ventricle supply blood to all body organs। तो इसकी जो काम है वो ज़्यादा होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इसके वॉल भी तो उतने ही ज़्यादा मतलब थिक होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसकी जो वॉल होती है थोड़ी थिक होती है, क्योंकि जितना आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि बैलून होती है जो थोड़ी सी मोटी होती है, आपको कितना भी इसको खींचो, ऐसे फुलाओ, तो वो जल्दी नहीं फूटता। जो बहुत ही पतली जिसकी लेयर होती है, आप उसको फुलाओगे, एक से दो बार फूला फूटा, उस चक्कर में वो एकदम फूट के ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें हर चीज़ की ध्यान रखनी है। एक दिन की बात तो है नहीं, जब तक बॉडी जिंदा है, इंसान जिंदा है, हार्ट बीट करता ही रहेगा, हार्ट कभी नहीं रुकता, ठीक है। आपको पता है जिस दिन हार्ट रुक गया उस दिन अपना काम तमाम हो जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही मेजर फंक्शन परफॉर्म करना है, और पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड कहाँ से जा रही है, वेंट्रिकल से जा रही है। सो दैट्स व्हाई द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल शुड बी थिकर देन वॉल्स ऑफ एट्रियम। तो ये एकदम प्रूवन पॉइंट है, क्लियर। चलिए, अब आते हैं कुछ सेप्टम्स के बारे में, ठीक है। सेप्टम्स, एक मिनट। डाटा भी काम करते हैं, यहाँ चेक करिए।
काम करे है। हाँ जी, अभी हमको अगला टॉपिक जो है वो क्या देखना है, सेप्टम इसमें, ठीक है, सेप्टम देखना है। देखिए क्या होता है। क्या है टॉपिक, सेप्टम, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। जस्ट अभी जो जो चीज़ें इसके अंदर आएगी ना, हम एक्चुअली हार्ट पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्ट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, इसको हम पहले डील कर ले रहे हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब जैसे कोई मशीन्स बनाना है तो उसके सारे पार्ट्स पूजा के बारे में पता तो होना चाहिए पहले। ये नट किस काम के हैं, ठीक है, ये वायर्स किस काम के हैं, ठीक है, ये प्लेट किस काम के हैं। तो इसीलिए तो अभी पहले हमने क्या पढ़ा, चैम्बर्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली। फिर ये बॉडी कैसे पंप करता है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, वो सब देखने वाले हैं। तो इसके सारे पहले मेजर जो पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, जो टेक्निकल चीज़ है जिसकी वजह से कुछ कुछ फंक्शंस परफॉर्म्स होते हैं और वो कितना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ इसी पॉइंट में अपना कौन सा आता है, इसी क्रम में अपना एक पॉइंट आता है, दैट इज़ सेप्टम। अब देखो बच्चों, सेप्टम क्या होता है ना, सेप्टम एक मस्कुलर टिश्यू होती है, ठीक है, एक मस्कुलर टिश्यू होती है जो एक लेयर को दूसरे लेयर से सेपरेट करती है, ठीक है। जैसे कि अब मैंने बताया कि देखो, ये मान लो राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये एट्रियम तो बहुत छोटा सा होता है, इतना बड़ा एट्रियम हो गया, पूरा वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ है यहाँ से इसको, जो ये वाली जो ये टिश्यू हो जाती है, यहाँ पे एक थोड़ी सी मोटी टिश्यू होती है, ठीक है, जो इसको और इसको सेपरेट करती है, ठीक है। इसको और इसको क्या करती है, सेपरेट करती है। इसी तरीके से आपको चार तरीके के सेप्टम दिखेंगे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये फिर से सॉरी, ये लेफ्ट ऑरिकल्स एट्रिकम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसकी जो वेंट्रिकल के साथ जो क्या कहते हैं, कनेक्शन है, और इन दोनों की जो सेपरेशन है, एक्चुअली सेपरेशन है, वो किसके थ्रू होती है, फिर से एक मसल्स होती है, दैट इज सेप्टम, ठीक है। तो सेप्टम वर्ड ही होता है किसी भी दो मेजर पार्ट्स को अलग करने के लिए मस्कुलर टिश्यू होती है, ठीक है सब हार्ट का ही पार्ट ना, लेकिन इससे ये थोड़ा अलग है, इससे ये थोड़ा अलग है ना। इसकी ब्लड इसमें ना चली जाए, इसकी ब्लड इसमें ना चली जाए, तो इसीलिए सेप्टम्स होते हैं कि एक प्रॉपर जो जिस तरीके से ब्लड की फ्लो होनी चाहिए, जहाँ से जो ब्लड जाना चाहिए, जहाँ से जो ब्लड आना चाहिए, तो एवरीथिंग जो है कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड वे में चलता रहे, बहुत सही स्पेसिफिक तरीके से चलता रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेप्टम लगाते हैं, ठीक है। सेप्टम की हमारे बॉडी के अंदर बनावट इसीलिए हुई है। अब देखो, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को भी सेपरेट करने के लिए एक अलग तरीके के कौन से होंगे, मसल्स होंगे, ठीक है। और एक देखो, राइट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल को भी सेपरेट करने के लिए एक मसल्स होंगे। तो आप देख रहे हो, चारों पार्ट को एक दूसरे से अलग रखने के लिए या फिर सेपरेट रखने के लिए जो बाउंड्री होती है, ठीक है। अगर क्या होता है कि ये सब कुछ मैंने कहता था ये हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक है, कोई चैम्बर नहीं। अब चैम्बर है, तो चैम्बर है तो चैम्बर क्यों बनाया गया है, आप ऑफिस जाते हो ना तो आपको दिखता है ना कि अकाउंट्स के सेक्शंस अलग हैं, यहाँ प्रिंसिपल बैठते हैं, ठीक है, यहाँ डायरेक्टर के चैम्बर्स हैं, यहाँ मैनेजमेंट का काम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो क्या केबिन जाते हो ना आप कहीं ऑफिस में, तो इस तरीके की केबिन होती है ना, तो ये बस यही सेप्टम है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस अभी देखो आप आराम से, है ना, यहाँ कोई और बैठा हुआ है, पूरा घर एक ही है, काम एक ही चल रहा है, लेकिन कुछ जो है सो पार्टीशंस बना दिए, हाँ, जस्ट पार्टीशन जो होती है, दैट्स सेप्टम, ओके। काम सबका है एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही पर्पज से काम कर रहे हैं, बट जो सेपरेशंस होती हैं, जो एक वॉल बनी होती है, ठीक है, तो ये सेपरेशन हो। अब जैसे ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट है, हाँ। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये वॉल, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये वॉल, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये वॉल, राइट वेंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए ये वॉल। तो इसी तरह से जस्ट सेपरेटेड सेपरेशन के लिए जो वॉल होती है, दैट इज, ठीक है। तो इसमें देखो हाँ, थोड़ा सा इसमें इसलिए समझना है चीज़ें,
अभी इस डायग्राम को हम रखते हैं, बाकी को हम मिटा देते हैं। ठीक है, पहले तो इसको मिटाओ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी इसमें दोबारा से चर्चा होगी, इसीलिए अभी इस डायग्राम को बना के रखते हैं। चलो इसको थोड़ा साइड कर लिया जाए। रिचार्ज है फिर भी डाटा खत्म हो गया। चलो देखो, इसमें ना 3 तरीके की सेप्टम्स देखने को मिलती हैं। 3 तरीके के सेप्टम मिलते हैं, एक तो इंटर एट्रियल सेप्टम, एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। आप देखो, अगर इसको इसी डायग्राम को अभी जो चीज़ मैंने बताया है, इसी में आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा तीन तरीके के क्या है, तीन तरीके के सेप्टम है। मैं दिखाता हूँ कैसे। थोड़ा मैं पेन अलग यूज़ कर लूँगा तब आपको क्लियरली समझ आएगी। ठीक है, अरे ऐसे ही रहो, तुम ऐसे ही रहो। ठीक है, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। आज काम नहीं कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है यार, हटो, जो भी हो। हाँ देखो, 2-3 तरह के मुझे पेन यूज करने पड़ेंगे तब आपको समझ आएगा। देखो, एक पहला होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब क्या हुआ? इंटर मतलब क्या हुआ कि 2 एट्रियम के बीच का जो वॉल है, ठीक है, 2 एट्रियम के बीच का जो वॉल है वो मान लो ये है, तो इसको सेपरेट करने वाला दीवार कौन सा? ये। दिस वन इज अ इंटर एट्रियल सेप्टम। बात क्लियर? इसी तरीके से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी है, 2 वेंट्रिकुलर को आपस में सेपरेट करने के लिए कौन सा? वेंट्रिकल। ठीक है, इसको आप अलग पेन से दिखा दो, इसको आप क्या करो, अलग पेन से दिखाओ। ठीक है, दिस वन इज अ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और तीसरे टाइप का सेप्टम होता है, तीसरे टाइप का जो सेप्टम होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब देखो, नाम ही सब कुछ बता रहा है आपको। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये था इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये हो जाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब एट्रियम को और वेंट्रिकुलर को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो 3 तरीके के सेप्टम्स हैं। ठीक है, दिस रेड पोर्शन इज इंटर वर्ड कहाँ लगता है ना, इंटर वर्ड कहाँ लगता है जब एक ही कैटेगरी के 2 अलग अलग इंसान हो, तो और दो अलग अलग इंसान के बीच में, है ना, 2 अलग अलग इंसान के बीच में क्या हो रही है, चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, फिर कुछ भी बात करनी है तो वो इंटर हो जाता है। ठीक है, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन में 2 स्कूल compete करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक है, तो 2 नेशन जो है सो वहाँ मतलब बहुत सारे नेशंस भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ डील कहाँ हो रहा है, नेशनल लेवल पे। इंटर स्टेट मतलब स्टेट लेवल पे डील हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो एट्रियल इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब दो एट्रियल के बीच का, दिस वन इज इंटर एट्रियल। उसी तरीके से इंटरवेंट्रियल मतलब व्हाट, इंटर वेंट्रिकुलर मतलब 2 वेंट्रिकल के बीच का, दिस वाज इंटर वेंट्रिकल। क्लियर? एंड ये देखो, चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोलेंगे भैया? ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर को सेपरेट कर रहे हैं, तो इसका नाम आप खुद से बताओ, क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे एट्रियो वेंट्रिकुलर। इसके नाम में ही दोनों चीज आ गया, सेप्टम, एट्रियम भी आ गया और क्या आ गया, वेंट्रिकल भी आ गया। यहाँ देखो तो बस एट्रियल आ रहा है, मतलब 2 एट्रियल के बीच में, यहाँ बस वेंट्रिकल आ रहा है तो बस 2 वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ एट्रियो वेंट्रिकल दोनों आ गए, तो मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो बात क्लियर है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने सब बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के बता दिया। तो अब जस्ट आप लिखो और कोई बात नहीं होगी, अब चुपचाप बस स्पीड से लिख लो। ठीक है, स्पीड से आप लिख लो अब फटाक से। अब मैं इन सब सारी चीज़ों को
क्या करता हूँ, रेज कर देता हूँ। अरे बाबा, चलो पहला लिखो इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम बता सब कुछ दिया है, जो सब लिखना है यार, ठीक है। इसी समय टाइम जाता है मुझे, अब समझ आ गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ हाँ, ओके। पहला इज इंटर एट्रियल सेप्टम, सेप्टम, ठीक है। ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं। हाँ, अब इसकी थोड़ी सी कहानी भी होगी, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। पहले तो ये किसके बीच में, बिटवीन बोथ एट्रियम, ठीक है। इसके बारे में बात की गई है, कैसी होती है ये, थिन होती है एंड व्हाट, मस्कुलर होती है। एक तो आपको पहले से पता है कि एट्रियम की ही थिकनेस वेंट्रिकुलर से ज्यादा कम होती है, ठीक है। एट्रियम की थिकनेस जो है वेंट्रिकल से कम होती है, ये तो हमने नोट पॉइंट में यहाँ लिखा ही है, ठीक है। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर, थिकर मतलब एट्रियम की वॉल्स क्या हो जाएगी, कम पतली हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी जो इसके जो सेप्टम होंगे वो भी पतले हो जाएंगे, ठीक है, वो भी पतले हो जाएंगे। तो इसकी जो सेप्टम होती है वो थिन होती है और मस्कुलर होती है। मस्कुलर तो सब में ही होगा, ठीक है। मस्कुलर वो एक्चुअली जो टिश्यू है ना, वो मस्कुलर टिश्यू ही है। जो सेप्टम है वो बना कौन रहा था, ठीक है। जैसे कि पार्टीशन आप देखते होंगे एल्युमिनियम वाला, वो गेट वेट लगा देते हैं ना, ठीक है। तो मैं पार्टीशन तो कह रहा हूँ, लेकिन वो किस चीज़ से बना है, एल्युमिनियम के गेट से बना होता है। ऑफिस सब में आप देखते होंगे, या फिर वुडन भी होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, शीशा लगा होता है। तो उसी तरीके से वो सेप्टम हो तो गया, मतलब हमने दीवार तो बना दी, बट किस चीज़ की, मस्कुलर, ठीक है। मस्कुलर मतलब वो मस्कुलर टिश्यू होता है और कुछ नहीं होता खास इसमें, ठीक है। अब आप दूसरा तरीका का देखो, क्या था अपने पास, इंटर वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इसमें क्या हो जाएगा, बिटवीन बोथ वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में। और ये कैसी होती है, ये थोड़ी सी थिक होती है। ये कैसी होती है, थिक होती है, एंड ये मस्कुलर तो वैसी होगी, मस्कुलर, क्लियर। तीसरा कौन सा, ये सारे वर्ड ना यार एनसीईआरटी यूज करती हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के एक एक चीज बता दिया है। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, बिटवीन किसके बीच में, आप बताओ मुझे, किसके बीच में, बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, मेड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। तो इस, ये तो ऑलरेडी आपको पता है वेंट्रिकुलर कैसी होती है, मोटी होती है ना, इसकी लेयर मोटी होती है। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का कौन सा मसल्स आ गया, थिक फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। ठीक, थिक फाइब्रस टिश्यू, थिक फाइब्रस टिश्यू, थिक फाइब्रस टिश्यू, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक सेप्टम समझ आ गया सबको। ये इसकी वॉल ही कैसी होती है, थिक थिन होती है। एट्रियम की वॉल जो होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जो एट्रियम की वॉल थिन होती है, तो इसकी सेप्टम भी कैसी, थिन। और वेंट्रिकल की वॉल जो है सो क्या होती है, थिक होती है, क्लियर। तो इसकी कैसी, इसकी जो थिकनेस है ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल की बात करें तो ये इसकी जो सेप्टम होती है वो थिक फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको, चलो, चलो भैया आगे चलते हैं। अब हम लोग एक दूसरा चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो हम अभी ना सब कुछ टूल्स पढ़ रहे हैं भाई, टूल्स पढ़ रहे हैं।
ये ब्लड पंप कैसे होती है, ब्लड कहाँ से आता है, कैसे आता है, कितने सेकंड में आता है, और पूरा जो क्या नाम है मैकेनिज्म उसकी होती है, उसको हम पढ़ेंगे। अभी हम सब कुछ ना एक एक करके हम सारा औजार तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ बनाना है, मतलब खाना बनाना है, तो एक एक पार्ट, एक एक जितने भी इसके मसाला सब्जी बनानी है, तो एक एक पार्ट पहले तैयार तो रखोगे आप, सभी के बारे में जानोगे तो सही, ठीक है। फिर आपको उसको कैसे मिक्स करना है, कितना समय लगाना है, ठीक है, कितनी प्रोसेस होती है, तो सारा मैकेनिज्म वो एक बार सारा कुछ कलेक्ट हो जाता है अपने पास, मटेरियल्स आ जाते हैं, तब तो करते हो। तो बस यही काम चल रहा है अभी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? अभी देखो चैम्बर ऑफ हार्ट पढ़ लिया, ठीक है। पहले तो हमने उसके लेयर्स पढ़ लिए, फिर इसके चैम्बर पढ़ लिए, फिर इसके सेप्टम पढ़ लिए। एक और चीज़ आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये कैसे कहाँ लगा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, इसी चारों चैम्बर के बीच की कहानी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, ऑर्टा और विना के आ जाएगा। जो मेन वेन है ना, जो जो मेन वेन है, जो डायरेक्ट राइट एट्रियम, सॉरी, हाँ, राइट एट्रियम को डीऑक्सीनेटेड ब्लड देती हैं, तो मैंने उसको बताया था, वो उसको क्या कहते थे, वेना केवा बोलते थे, ठीक है। वेना केवा, दो वेना केवा होते थे, सुपेरियर और इन्फीरियर, ये भी बताया था। जो लोअर पार्ट से ब्लड लेकर के आता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ देता है, हार्ट में, उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। और जो अपर वाले पार्ट से, जो हेड, नेक, लंग्स, इन सब चीज़ों से जो ब्लड लेके आता है उसको, और किसको देता है, राइट एट्रियम को, तो वो कौन सा, सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। तो वहाँ वेना केवा आ जाएगा। फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रही थी बॉडी पार्ट्स में, सबसे पहला जो उसका रिसीवर था, वो कौन सा था, ऑर्टा था ना, अरोटा, अरोटा बोलते हैं या फिर ऑर्टा बोलते हैं, ऑर्टा ऐसे, ठीक है। तो वो भी सीन में अब आ जाएगा। तो फिर वहाँ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ थोड़ा सा बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। हाँ, अब मैं एक्चुअली वेल्व पढ़ाने वाला हूँ, तो पहले तो आप टॉपिक लगाओ यहाँ पे, फिर बात करते हैं वेल्व पे सब कुछ, ठीक है। फिर अभी तो मैं बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा था कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं, बात हम कर कहाँ की रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप लिखो ये टॉपिक कौन सा, वाल्व। कितना देर हो गया यार लेक्चर, 73 मिनट, मतलब 1 घंटा 13 मिनट, ठीक है। तो एक काम करेगा, इसको यहाँ ख़त्म कर देते हैं और एक और लेक्चर बना लेते हैं, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा 2-2 घंटे की, ऐसा नहीं लगता आपको? इसी में कंटिन्यू किया जाए। चलो इसी को कर लेते हैं, 2 घंटे तक में निपटाते हैं इसको। थोड़ा सा वेल्व पढ़ते हैं, कोरोनरी टेंडना और पेपिलरी मसल्स पढ़ते हैं, और नोडल टिश्यू ना हम अगले चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। नोडल टिश्यू में थोड़ा है वो चीज़ें, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो वेल्व्स पढ़ लेते हैं यहीं पे। देखें जी, वेल्व्स क्या होता है। सो वेल्व्स इज एक ऐसा गैप होता है, या फिर होल कह लो, या फिर गैप और होल भी नहीं होता, मतलब ऐसा दरवाज़ा होता है, ठीक है। जैसे कि दरवाज़ा बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है कि नहीं, ना वो कंप्लीट खुला है और ना ही वो कंप्लीट बंद है, क्लियर। तो ऐसी एक चीज़ होती है कि अपने पास वेल्व होती है, ठीक है। तो वेल्व क्या होता है कि एक्चुअली वेल्व का मतलब जो क्या कहते हैं काम होता है ना, वो काम कैसा होता है, इट प्रिवेंट, आपने पहले भी सुना होगा, कहाँ मैंने बताया था, जब अपन आर्टरी और वेन का डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो वाल्व याद करो आप, किसमें प्रेजेंट था, वाल्व किसमें प्रेजेंट था, किसकी ल्यूमेन वाइड थी, कहाँ वेल्व की होने की गुंजाइश थी, दैट वाज वेन, अगर आपको याद हो। सो दैट वाज वेन, जहाँ वेल्व थी, तो वेल्व का क्या काम था, बैक फ्लो को रोकना, वहाँ प्रेशर कम था, ठीक है। तो चांसेस होते हैं कि जहाँ बहुत प्रेशर होगा ना, वहाँ आपको दिखेगा कि एकदम ये वापस लौट के कैसे आएगा दूसरे डायरेक्शन में। अगर पाइप में पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, तो आप, और इतनी प्रेशर में जा रही है, तो आपको लगता है कि वो पानी इधर से उधर वापस आ जाएगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, नहीं भाई, कैसे कर लेगा। और वहीं आप किसी पाइप में ना ऐसे पानी छोड़ दो,
तो वो आप देखोगे कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसके पास कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई प्रेशर नहीं है, तो वो थोड़ा सा बाई डायरेक्शनल हो जाता है। तो बाई डायरेक्शनल में क्या हो जाए कि जहां से ब्लड निकली वहीं से वापस ना चली जाए, ठीक है। तो इसलिए वहां हम वेल्व लगाते हैं कि बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। एक बार यहाँ से ब्लड आगे चली गई तो बैक फ्लो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। पता चला हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से उठा रहे थे, बॉडी पार्ट से, वापस बॉडी पार्ट्स को डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे दिए। नहीं ना, उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमें हार्ट ले जाना था ना, ठीक है। पता चला आर्टरी में आर्टरी से ब्लड, आर्टरी के थ्रू हार्ट जो है सो ब्लड भेज रही थी कहाँ, बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है, और वो नहीं जा करके वापस से वेंट्रिकल में दे दिया। तो उसकी भी तो एक जुगाड़ होनी चाहिए ना, कि ये सब जो सिस्टमिक फेलियर्स कहीं ना हो जाए। तो इसलिए ऐसे ऐसे जगहों पे जो दरवाज़ा होता है वो लगा दिया जाता है, कि एक बार आपको दरवाजे से निकाल दिया गया तो वो जब तक बंद नहीं हो जाएगा तब तक आपके चांसेस तो रहेंगे ना वापस आ जाने के, ठीक है। तो बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो चलो लिखो इसको, क्या है, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर। और ये कितने तरीके के होते हैं मैं अब इसको एक एक करके पढ़ाता चलूंगा, और एक एक करके मतलब लिखते भी चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक बार मैं सारे समझा दूं फिर अलग, फिर दोबारा चारों चीज़ें एक साथ लिखा दो, ऐसा नहीं होगा। 4 तरीके के वैल्व हमें पढ़ने, चारों तरफ के वैल्व एक एक करके लिखेंगे, फिर उसको समझते हुए चलेंगे क्या क्या हमने लिखा है, ठीक है। तो ये अपना पैटर्न होगा अभी से। चलो अभी लिखो पहला टाइप, ट्राइकस्पिड वैल्व। ट्राइकस्पिड वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वैल्व, ये देखो कहाँ होता है। आपको मैं याद करने के भी तरीके बताऊंगा। ये ट्राई है ना, तो आप ऐसे सोचो, बाई ट्राई, लेफ्ट राइट, ठीक है। बाई को आप ऐसे लिखो, दो तीन, दो तीन लेफ्ट राइट, दो तीन लेफ्ट राइट। तो 3 पे क्या आ रहा है, राइट आ रहा है ना, हाँ। और 2 पे क्या आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। 1 2 नहीं बोलना आपको, दो तीन लेफ्ट राइट, दो तीन लेफ्ट राइट, दो तीन लेफ्ट राइट। तो 2 पे आ जाएगा लेफ्ट, तो ये बाइकस्पिड वैल्व कहाँ हो जाएगी, बाई, एक दूसरा होता है ट्राई के बाद लिखेंगे अपना, हाँ एक सेकंड यार, बाई कस्पिड वैल्व कौन से, लेफ्ट वाले में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व होती है दैट इज बाइकस्पिड वैल्व। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वैल्व होती है दैट इज ट्राई कस्पिड वैल्व। क्लियर। और आप देखोगे आगे, इसी को जो है ना बाइकस्पिड को मिट्रल वैल्व भी लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं, मिट्रल वैल्व, ठीक है, मिट्रल वैल्व। तभी मैं बस बता रहा था ट्राइकस्पिड को याद रखने का। तो इस ट्राइकस्पिड में पहले आप कंटेंट लिखो, लिखना क्या एक्चुअली इसके, कंट्रोल, कंट्रोल व्हाट, कंट्रोल ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड ventricle made up of 3 muscular flap। कैसे, 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, ऐसे करके होंगे। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये ऐसे होंगे। और चलो एक सेकंड, चलो तो अब ये देखो, ये मान लो रास्ता है, अगर हम इसको ऐसे बनाए, एक इधर से ये, एक इधर से ये, और कैसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, हम्म, हम्म, हम्म,
थिंक ऐसा, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों, पता नहीं ऐसा होगा ओरिएंटेशन या कैसा होगा, बट 3 फ्लैप तो जरूर होंगे, 3 मस्कुलर फ्लैप होंगे जो क्या करेंगे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को जो है सो कंट्रोल करेगा कि उसकी ओपनिंग कब खुलनी है, कब बंद होनी है, कब एक बार ब्लड चला गया, मान लो ये देखो राइट राइट एट्रियम थी और राइट वेंट्रिकल थी, तो यहाँ ना एक ओपनिंग होती है, यहाँ एक गेट लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर आपको पता है यहाँ पे क्या होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड पोर होती है यहाँ पे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके अंदर डाला जाता है, और यहाँ से अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके अंदर गया और ये एक बार यहाँ आ गया, तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर से फिर वापस इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो इस दरवाजे को बंद होना पड़ेगा ना, ठीक है, उस पॉइंट पे इस दरवाजे को बंद होना पड़ेगा। हाँ, और जब यहाँ ये खाली है, एक बार ये भर गया तो ये बंद हो गया, और जब ये खाली है और ब्लड इसके अंदर आ गया, तो जब तक ये दरवाजा खुला ही नहीं रहेगा, जब तक ये दरवाजा खुला नहीं रहेगा तब तक फिर ब्लड आएगी कैसे, क्लियर। तो इसलिए यहाँ दरवाजा लगी होती है, ठीक है, बहुत ही थिन होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है, और यहाँ जो दरवाजे की तरह एक्ट करता है वो कौन होते हैं, 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, 3 मस्कुलर फ्लैप होती है, ठीक है। फ्लैप वर्ड आपको याद हो एपिग्लोटिस के लिए यूज करते हैं, जिसने भी पढ़ा होगा, है ना, a thin flap like a structure called epiglottis which control the opening of glottis, ठीक है, which control the opening of, वो एक्चुअली क्या होता है, फूड पाइप और विंड पाइप को अलग अलग करने के लिए एक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वहाँ भी फ्लैप मस्कुलर होते हैं, तो जहाँ भी वेल्व चीजें होंगी ना वो एक्चुअली मस्कुलर होती है, ठीक है, जैसे जीव है ना अपना मस्कुलर है। और ऐसे जो ऐसे देखा होगा पैन के ऊपर जो बटर लगाने के लिए यूज करते हो, तो कितना मस्कुलर होता है ऐसे, वो थोड़ा सा यूं करके होता रहता है। जैसे आप ये लगा लो, वाइपर से पानी साफ करते हो तो उसकी जो लास्ट पॉइंट होती है जिससे पानी साफ हो जाती है वो कैसी होती है, गद्देदार होती है, थोड़ी सी मस्कुलर होती है कि नहीं, है ना, तो उस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे। तो खैर ठीक है, इतना चीज़ है, अभी बस आपको ये याद रखना है कि कैसे, मैं बताऊंगा ट्राइकस्पिड वाल एक्चुअली वर्क कैसे करती है, कैसे कैसे सब कुछ जाना, मैकेनिज्म एक अलग कहानी है, दैट इज हम लोग जो है सो पढ़ने वाले हैं कहाँ, कार्डियक साइकिल के अंदर में, तो वो बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत थोड़ा सा समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है, वहाँ बहुत कन्फ्यूजन्स भी होंगे, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज कार्डियक साइकिल, उसको आपको एक एक करके याद रखना है। तो ये बात समझ आ गई, ये राइट एट्रियम थी, एक मिनट, और ये यहीं पे आप ये भी देखो लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम थी, तो जो काम यहाँ ये कर रहा होता है ना राइट वाला, यही काम यहाँ पे कौन कर रहा होता है, यहाँ पे जो लेफ्ट वाला होता है ना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के, तो इसको हमने क्या कह दिया, ट्राइकस्पिड वाल्व कह दिया, ट्राइकस्पिड, और इसको हम क्या कह देंगे, बाइकस्पिड बोल देंगे। यहाँ 2 ही फ्लैप होती है, यहाँ बस 2 ही फ्लैप होती है, और यहाँ 3 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 2 है, ठीक है, तो ये बाइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। इसी को हम और क्या कह देंगे, मिट्रल वाल्व। काम दोनों का सेम, कि लेफ्ट एट्रियम में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से, ठीक है, तो इसको अगर लंग ये वाला खाली है अभी, अगर इसमें आया पहले तो हमको जो है सो ये वाला ब्लड इसके अंदर डालना है। अब एक बार ये ब्लड इसके अंदर आ गया तो ये रास्ता क्या हो जाएगा, इसी फ्लैप की मदद से बंद हो जाएगा। तो जस्ट एक दरवाज़ा है, ठीक है, इसे खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, हम अपने नीड के हिसाब से तो खोलते बंद करते हैं। तो इसी तरीके से इस पे भी काम चल रहा होता है। तो जो, हाँ बस याद रखने वाली यही है, आप कंफ्यूज हो गए, आज से 2 दिन 4 दिन बाद फिर से आपको याद नहीं रहेगा कि क्या था, तो इसलिए मैंने ट्रिक बताया, 2 3 लेफ्ट राइट बाई ट्राई, क्लियर, 2 से बाई और 3 से ट्राई, तो बाई में लेफ्ट वाला इन्वॉल्व और राइट वाले में कौन इन्वॉल्व होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्लियर, इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। तो चलिए ट्राइकस्पिड वाल्व तो हम लोग लिख चुके हैं, अब हम बाइकस्पिड लिख लेते हैं। फिर 2 और अलग तरीके की वाल्व है। अभी तो देखो आप एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहे हो, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, एट्रियम से वेंट्रिकल गए और एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा रही है, तो इस पॉइंट पे रोकने के लिए कौन था, कस्पिड वाल्व थे। इन दोनों को कॉमनली क्या बोलते थे, कस्पिड वाल्व, और कस्पिड वाल्व, इसमें इसको हमने ट्राइकस्पिड और इसको बाइकस्पिड, क्लियर, ये हो जाएगा कस्पिड वाल्व। अब एक और वाल्व होती है, आप यहीं पे थोड़ा सा समझ लो, यहाँ से कौन लेके जा रहा था, अगर आपको याद हो, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी डीऑक्सीनेटेड है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी,
ये क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी थी ना, पल्मोनरी आर्टरी। तो अब बताओ, अब ये भी ब्लड तो खाली करेगा अपने अंदर से, इससे आ गया इसके अंदर, अब ये भी तो पंप करेगा, कहाँ पंप करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेगा ना। तो एक बार अगर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया तो क्या लगता है वापस इसमें जाना चाहिए, नहीं ना जाना चाहिए। तो एक दरवाजा यहाँ पे, एक दरवाजा यहाँ पे भी होनी चाहिए। खुद सोचो ना, लॉजिक लगाओ, खुद सोचो। इसी तरीके से यहाँ पे एक मान लो एक बार ब्लड आ गया तो इसके अंदर, फिर यहाँ इसके अंदर ब्लड आ गया तो वापस इसमें नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है। तो इसलिए एक यहाँ भी दरवाजा लगेगा, तो उसी तरह से एक यहाँ भी दरवाजा लगेगा। और यहाँ से कौन निकल रही थी, अपनी अरोटा निकल रही थी, ऑर्टा निकल रही थी। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रही थी, अरोटा के अंदर। तो क्या चाहिए, क्या लगता है आपको, इसके अंदर दोबारा से ब्लड जाने देगा, है ना। एक बार अगर तुम वेंट्रिकल को खाली करके किस में भेज दिए, पानी, सॉरी ब्लड तो ब्लड किस में भेज दिए, ऑर्टा के अंदर, ऑर्टा के अंदर। तो इस ऑर्टा के अंदर के ब्लड को वापस हम वेंट्रिकल में नहीं ले सकते ना, फिर तो फ्लो ही पूरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए फिर यहाँ भी गेट। तो देखो 4 तरीके के दरवाजे बने हैं, 4 तरीके के दरवाजे, ठीक है। यहाँ पे वेन और आर्टरी इन्वॉल्व हो रहे थे, यहाँ पे वेन और आर्टरी इन्वॉल्व हो रहे थे। सॉरी, वेन तो अभी तक नहीं आया सीन में, वेन और आर्टरी नहीं आया सीन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी दरवाजा चाहिए। तो मेजरली हम 4 दरवाजे की बात करेंगे, जिसमें से कि ट्राइकस्पिड वाल्व हमने पढ़ लिया इसी तरह से। जस्ट इसके बाद क्या है, सेम चीज़ है, कुछ नहीं है, बाइकस्पिड में कुछ और लिखना ही नहीं है। जस्ट कंट्रोल बिटवीन लेफ्ट चैम्बर एंड लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है। जिसमें कि लेफ्ट चैम्बर, अगर देखो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बजाय मैं ये कह दूं कि जस्ट राइट चैम्बर, तो भी काम चल जाएगा ना, राइट चैम्बर जिसके अंदर एट्रियम वेंट्रिकल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो आओ फटाक से अब लिख लेते हैं, समझने वाली सारी चीज़ें हो गई अपनी, ठीक है। इसको भी मिटा दें, ये बस 2-3 लेफ्ट राइट आप याद रख लेना, 2-3 लेफ्ट राइट। हमारे स्कूल में यार एक पीटी वाले सर थे, वो कदम तार कराते थे, 1-2 1-2, बीच बीच में बोल देते थे लेफ्ट राइट, फिर दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, ऐसे करके। तो मुझे ऐसे याद है ये, ठीक है। लेफ्ट राइट 2-3, 2 से आ गया लेफ्ट तो हो जाएगा बाइकस्पिड, 3 से आ गया राइट, तो राइट में क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड। क्लियर, चलो बकवास बंद किया जाए और यहाँ भी लिखा जाए, क्योंकि हमारी क्लास बहुत लेट चल रही है। व्हाट नेक्स्ट, बाइकस्पिड वाल्व। यार मैं जल्दी जल्दी कुछ राइटिंग खराब कर ले रहा हूँ। कुछ नहीं लिखना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करो आप। कंट्रोल ओपनिंग क्या, क्लोजिंग भी लिख लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख लो, दोनों में ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नहीं यार, हाँ वो मतलब सेंस नहीं दे रहा, आप समझ तो सब कुछ रहे हो, बट यहाँ क्लोजिंग का सेंस दे नहीं रहा। वो कब खुलना चाहिए इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ये जो ओपनिंग बनी हुई है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, दैट्स मेक अ सेंस, ओके। इसलिए हम जस्ट ओपनिंग लिखेंगे, कंट्रोल ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल made up of 2, यहाँ ध्यान रखना, 2 मस्कुलर फ्लैप। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो हर चीज़ दी हुई यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसलिए ये ध्यान रखना, यहाँ 2 है तो नाम आ गया बाई, यहाँ 3 है तो नाम आ गया ट्राई, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखना, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ट्राई बाई, ठीक है। अब देखो, अब 2 अलग तरीके जो अभी बात कर रहे थे, अभी कुछ नहीं है, बस मैंने बता ही दिया एक्चुअली, ठीक है। तो अभी पहले लिख ही लो, फिर एक बार दोबारा से देख लेंगे उसको, लिखने का काम कर ही लो। बस आपको ये फ्लो जब याद रहेगा ना, अगर फ्लो याद नहीं है तो फिर आपको हर पॉइंट पे दिक्कत आने वाली है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये डबल सर्कुलेशन के फ्लो एकदम अपने जो है सो कॉपी में डायग्राम बना बना के रफली ही सही, ठीक है। मैं कौन सा हर्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो बस 4 चैम्बर बना रहा हूँ,
ठीक है, 4 चैम्बर कैसे सिचुएटेड होती हैं और 4 चैम्बर में कैसे ब्लड फ्लो होता है, कहाँ से क्या जाता है, बस इस चीज को एकदम दिमाग में रटा लो, हाथ को याद होने जाने या हाथ को याद हो जानी चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है, तो तभी आप समझ पाओगे। ठीक, आप देखो तीसरा, पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व। देखो इसमें क्या है, इसमें अपना बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये तो क्लियर है ना, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, बिटवीन राइट ventricle and pulmonary artery, between right ventricle and pulmonary artery। चौथा एरोटिक सेमिलुनर वाल्व। देखो जस्ट नाम में सब कुछ है, नाम को आप डिकोड कर लो, सब कुछ है उसी में। एरोटिक सेमी लूनर वाल्व, जो बच्चे नाम को डिकोड कर पा रहे होंगे उन्हें सब पता चल रहा होगा कौन सी वाल्व कहाँ होनी चाहिए, ठीक है, और सब कुछ तो मैं लिख भी रहा हूँ ना। ओके, सो दिस इज बिटवीन लेफ्ट ventricle and aorta, aorta, ठीक है, अभी मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है यार। पल्मोनरी सेमिनरी, ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, हाँ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाती है, पल्मोनरी आर्टरी में ही तो जाएगी, तो वहां एक दरवाजा लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। ओके, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाती है, ऑर्टा में ही तो जाती है, तो वहां एक वेल्व लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड एरोटिक सेमिलुनर वाल्व, एरोटिक सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है, एरोटिक पल्मोनरी करके लिखा नहीं हुआ है बस एनसीईआरटी में, बस सेमिलुनर वाल्व, बस सेमिलुनर वाल्व, दो सेमिलुनर वाल्व, एक राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली चीज को दे देगा, मतलब एक राइट वेंट्रिकल से निकलने वाले चीज के बीच में और एक लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाले चीज के बीच में, ऐसे, ठीक है। तो बस इतनी चीजें अपने एनसीईआरटी बताती हैं। तो हो गया भाई, वेल्व्स क्लियर होंगे हमारे, वेल्व्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है, हालांकि मैं इसको लिखाने नहीं वाला हूँ, हर चीज क्लियर है इसका, अभी जस्ट उसी से ही बात हो रही है हमारी, उसी से ही सारी चीजें बात हो रही है, कौन सी, अब ब्लड वेसल्स कनेक्टेड विद हार्ट, क्या पल्मोनरी वेन हमने नहीं पढ़ा है, हैं, क्या सुपीरियर, ये क्या वेना केवा हमने नहीं पढ़ा, क्या आउटा नहीं पढ़ा है, ये वजह से चलो टॉपिक है अपने पास, मेरे पास इनपुट में है वो चीजें, ठीक है, तो मैं भी लिखा देता हूँ, ठीक है, उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट लिख लो आप, जिस किसी को भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि जब आप को याद हो डबल सर्कुलेशन हमने पढ़ा था ना, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं बाकायदा, फिर भी आप लिख लो यार, लिख ही लो, लिख लो, लिखी हुई चीज़ ना थोड़ी सी वो रहती है कि हाँ सबूत रहता है वो। बताओ, जमीन लिखी हुई ना हो तो ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा होता चला जाएगा ना, तो लिखने से क्या हो जाता है, सबूत होता है हमारे पास, कि देखो मास्टर ने पढ़ाया है, मास्टर ने पढ़ाया है, ठीक है। देखो आप, ब्लड वेसल्स, अब ना थोड़ा स्पीड में काम चलेंगे, काम करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, ब्लड वेसल कनेक्टेड विथ हार्ट्स, विथ हार्ट, हाँ, और ये लिखा के ना मैं बस डायग्राम बना दूंगा, जो एकदम क्लियर हो जाएगी, फिर तो मामला ही सारा खत्म हो जाएगा, फिर मुझे कुछ समझाना ही नहीं है, जस्ट मैं डायग्राम बना के लेबलिंग कर दूँ। मैंने लेबलिंग कराया था कि नहीं उस वाले में, था एक बार मुझे बता देना यार कोई, ठीक है, मैंने लेवलिंग कराई थी कि नहीं जब मैं डबल सर्कुलेशन पढ़ा रहा था, अगर लेवलिंग कराई होगी फिर ये सब चीज़ एकदम फालतू ही है, रिपीट होगी, अगर नहीं कराई होगी तो फिर लिख ले आप। देखो देखो देखो, पहला क्या है, सुपीरियर, सुपीरियर एंड inferior वेना, 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 वेना में ये ई नहीं है, आई नहीं आता,
वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। देखो, आपको पता है वेना केवा कहाँ था? बताओ 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 जल्दी से, रिमाइंड करो सब। वेना केवा कहाँ था? डायग्राम याद करो, डबल सर्कुलेशन याद रखो, वो फ्लो याद करो और बताओ वेना केवा कहाँ था। क्या डबल सर्कुलेशन के अंदर जो राइट एट्रियम को ब्लड ला के दे रहा था, क्या वो वेना केवा नहीं था? क्या वो वेना केवा नहीं था? बताओ भाई। सो it carries blood toward, it carry deoxygenated blood towards right atrium, ठीक है। इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टुवर्ड राइट एट्रियम, है ना। राइट एट्रियम में ही तो ब्लड लेके आ रहा था। और हाँ, सुपीरियर कौन सा और इन्फीरियर कौन सा, आप लिख लो, हो सकता है आपको ना याद रहे। ठीक है, सुपीरियर मीन्स जो होता है, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, ऐसा है। सुपीरियर इन्फीरियर एक ही चीज़ नहीं है। सुपीरियर वेना केवा एक अलग है, अलग सा वेन है, और इन्फीरियर वेना केवा एक अलग सा वेन है। तो सुपीरियर वेना केवा का मतलब होता है कि ऐसा वेना केवा जो कि अपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड ला के दे रहा हो। ठीक है, तो इसमें आप इट कैरी तो सेंस दे ही रहा है ना, इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टुवर्ड राइट एंड टुवर्ड राइट एट्रियम, ये तो कॉमन है। सुपीरियर इन्फीरियर में जो डिफरेंस क्या है कि यहाँ आप बस ब्रैकेट में ये लिख लो, फ्रॉम 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 अपर फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट कहाँ से कर रहा होगा? तो ये जो है सो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होगा। एंड दैट इज लाइक एग्जाम्पल लाइक हेड, नेक, लंग्स। ये सारे कहाँ होता है? हमारे ऊपर वाले पार्ट्स है ना, दोनों हाथ ले लो तो फोर लिम्स लिख लो, ठीक है, या फिर अपर लिम्स लिख लो, फोर लिम्स लिख लो, ठीक है, फोर लिम्स। कहाँ कहाँ से ब्लड लेके आएगा? अपर बॉडी पार्ट से, मतलब कि हेड, नेक, लंग्स, ब्रेन, व्हाटएवर, वेरेवर, ठीक है, एटसेट्रा, जो ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड लेके आएगा? फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स like lower limbs या hand limbs, pelvis, abdomen, एटसेट्रा। एब्डोमेन कोई ऑर्गन नहीं है भाई, एब्डोमेन कोई ऑर्गन है क्या? एब्डोमेन कोई ऑर्गन है क्या? नहीं, एब्डोमेन एक कैविटी है। उस एब्डोमेन कैविटी के अंदर क्या क्या होता है? उस एब्डोमेन कैविटी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और पता नहीं क्या क्या, स्प्लीन, ठीक है, टेस्टिकल्स। नहीं, वो एब्डोमेन में नहीं आता, वो लोअर एब्डोमेन हो जाता है एक्चुअली। हाँ, एब्डोमेन में दो पार्ट है ना, जिसमें पेट, आंत, ये सब आता है, वो अलग। फिर किडनी और अपने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं, तो वहाँ अलग चीज़ है। तो इन जगहों से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस लेके आएगा, वो कौन लेके आएगा? वो इन्फीरियर वेना केवा लेके आएगा। ठीक है, तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा क्लियर है यहाँ? देखो, चलो दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर का बंदा कौन सा था? दैट इज पल्मोनरी वेन। हाँ, एंड एक सेकेंड, इसमें आपको कोरोनरी साइनस पता है ना क्या होता है? कोरोनरी साइनस वो भी याद रख लेना। वो एक्चुअली इस ब्लड वेसल्स तो नहीं है साइनस, कोरोनरी ये हो जाएगा, कोरोनरी विना केवा एक अलग चीज हो जाता है। ठीक है,
कोरोनरी वेना केवा एक अलग चीज हो जाता है। इसी में ना, इसी में जब आप एक्चुअली सारी वेना केवा की ही बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम बात किसकी कर रहे हैं, वेना केवा की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इन्फीरियर और सुपेरियर एक तो दिखता है, इसलिए इसको अलग से लिख लिया। दूसरा एक ना पॉइंट लगाओ यहाँ पे, छोटी सी पॉइंट लगाओ, छोटी सी पॉइंट लगाओ, छोटी सी, और एक चीज लिख लेना, जैसे कि वेना केवा हो गया, दूसरा चीज एक और लिख लेना, कोरोनरी, कोरोनरी वेन। आपको याद हो, सब कुछ पढ़ा दिया गया, कुछ नया नहीं है। कोरोनरी वेन कहाँ पढ़ा था, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था ना, जो स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने 3 बताए थे, मेजरली 2 बताए थे, बाकी हेपेटिक वाले में 3 बताए थे, ठीक है। तो कोरोनरी वेन आपको याद हो कहाँ से, हार्ट के जो मसल्स होती है ना, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हार्ट मसल्स, ये कहाँ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, फ्रॉम हार्ट मसल्स, ठीक है। सुपेरियर कहाँ से, एकदम ध्यान रखें, सुपेरियर कहाँ से, अपर बॉडी पार्ट से, इन्फीरियर कहाँ से, लोअर बॉडी पार्ट से, और कोरोनरी वेन कहाँ से, कोरोनरी वेन कहाँ से, हार्ट मसल्स को, ठीक है। मैं बताया था हार्ट को भी सब कुछ परफॉर्म करने के लिए बॉडी को जो जो आप दे रहे हो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जो जो भेज रहे हो आप, हमें भी दो ना उस चीज़ को। हम ब्लड परफॉर्म मतलब ब्लड की पंपिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, उसकी एटीपी खत्म हो रही है, तो हमें भी तो रेस्पिरेशन करना है, हमें भी तो एटीपी बनाने हैं, हमें भी तो ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स को दे रहे हो, हमें भी तो उसके लिए जस्ट क्या है कि कनेक्शन थोड़ा सा अलग दे दिया गया, बाकी कहानी सेम वही है, ठीक है। कि आउटा से जाएगी ब्लड, कहाँ पहुंचेगी, मस्कुलर पोर्शन, या फिर ऐसे सॉरी हार्ट मसल्स को पहुंचेगी, हार्ट मसल्स से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कौन करेगा, यहाँ जो है सो जनरल आर्टरी नहीं करती है, सॉरी जनरल वेन नहीं करती है, दैट इज कोरोनरी वेन, एक स्पेशलाइज्ड वेन होती है, ठीक है। वो कहाँ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, हार्ट मसल से। ये क्या क्या कर रही है, फ्रॉम का क्या मतलब होता है, इट कैरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस पार्ट टुवर्ड राइट एट्रियम। सुपेरियर के लिए क्या कहेंगे, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स टुवर्ड राइट एट्रियम। कोरोनरी के लिए क्या कहेंगे, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट मसल्स टुवर्ड राइट एट्रियम। तो ये कॉमन चीज हमने लिखा दी है, और जो 3 अलग अलग केसेस हैं वो इसको अलग से बता दिया गया है, ठीक है। आइए हम प्रोसीड करते हैं। द सेकंड नंबर इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपको याद हो, रिमाइंड करो क्या कहाँ पढ़ा था पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन भाई साहब कहाँ पढ़ा था हमने पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन हमने कहाँ पढ़ा था, ये कहाँ से ब्लड लेके जाता है आप बताओगे, ये जो है, हाँ देखो, एक तो वेन है, वेन का काम क्या, डीऑक्सीनेटेड, लेकिन इसके पीछे क्या लग गया, पल्मोनरी लग गया भाई, तो ये डीऑक्सीनेटेड नहीं, तो डीऑक्सीनेटेड तो क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है तो वो कहाँ से करेगा भाई, कहाँ से, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगा और किस में पटक देगा, राइट एट्रियम में। तो इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात थी अपने पास, लेफ्ट एट्रियम आपको ये याद रखनी है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये याद रखनी है। अरे ये क्या लिखा हमने, हार्ट नहीं, लंग्स ना, लंग्स, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। आइए तीसरी चीज पढ़ते हैं, इसमें तीसरा बंदा कौन है उसको पकड़ के लाया जाए। एंड द थर्ड वन इज पल्मोनरी आर्टरी, इसका काम उल्टा, हार्ट से लंग्स में ले जाने का काम, और क्या, डीऑक्सीजनेटेड, तो सॉरी
it carry deoxygenated blood from right right वेंट्रिकल या लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल और ऑरिकल में कंफ्यूज मत होना, है ना। जो आपका मिरर इमेज कहता है वो सही है, आप सही नहीं हो, बस इतना ध्यान रखना। जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है लेफ्ट और राइट के लिए वो सही नहीं है, जो आपकी मिरर इमेज रिस्पॉन्स करती है वो सही है इन केसेस में, ठीक है, हार्ट के केसेस में, ठीक है। जो आपका दाहिना तरफ है वो समझ लो अगर आप ये बनाते हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं अभी भी कंफ्यूज होता रहता हूँ। अच्छा, लिखने से पहले मैं एक बार सोचता हूँ, अच्छा कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि ये राइट होना चाहिए, है ना, और ये लेफ्ट होना चाहिए, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल होना चाहिए कि नहीं। आपको यही सेंस हो रहा होगा ना जब आप इस पे लिखोगे या फिर अपने कॉपी पे लिखोगे तो, बट ऐसा नहीं होता है। दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सही क्या है भाई, सही क्या है, तो इसको आप याद रखना एकदम ऐसे, कहीं अगर होगा तो लिख लेना, ठीक है। मैं इसको देखो लिख के मैंने गलत करा है, ठीक है, तो ये गलती आप करोगे तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। एंड द अनदर केस इज व्हाट, अनदर केस इज, तो सही क्या है देखो, इसको ये चार चैम्बर्ड है। जब भी हार्ट बनाना तो जब भी आपको रफली हार्ट बनाना है तो बस ऐसे बना लो, चार चैम्बर। हाँ, ये देखो, ये राइट एट्रियम है, ये राइट, ये सॉरी, देख रहा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है और ये सॉरी यार लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। दिमाग कहता है ये राइट है, बट एक्चुअली क्या है, ये है राइट, ठीक, ठीक बात, एकदम सही बात, तो ये सही है, इतना याद रख लेना। इसको सही साइड में रख लो, चलो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। हाँ, तो इस लाइन को तो कंप्लीट कर लें यार, कहाँ बह जाते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम राइट, यस, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। चौथा क्या था अपना विना केवा हमने पढ़ लिया ना, विना केवा, तो अब हम आर्टा भी तो पढ़ेंगे, ऑर्टा भी तो पढ़ेंगे ना, ऑर्टा भी पढ़ेंगे ना। इसको ना अपन यहीं पे खत्म करेंगे आज, एक और छोटा सा टॉपिक वो देख लेते हैं। दिस वन इज ऑर्टा, ऑर्टा, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑटा पढ़ते हैं, ऑटा, ठीक है, ऑर्टा नहीं, ऑर्टा नहीं, ऑटा, ऑटा, ठीक है। ऑटा का क्या काम है सबको पता है, कैरी, कैरी, कैरी कौन सा वाला कैरी, कैरी ब्लड, कैरी कौन सी बात, मैं तो अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, मैं हर चीज लिख रहा हूँ चूंकि, तो अच्छे से लिखता हूँ। कैरी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ventricle to all body parts, ठीक ना। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी पार्ट्स, क्लियर। यहाँ तक हमारा ये जो ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक था वो भी खत्म हो जाता है। ये वेल्व हो गया, ये सेप्टम हो गया, चैम्बर हो गया और ये कवरिंग हो गया। तो इतनी सारी चीजें हमने आज पढ़ ली। कहानी 109 मिनट की हो चुकी है अपनी, मतलब क्या हो जाता है, 120 में ना 2 घंटा होगा, 11 मिनट बाकी है। चलो एक छोटा सा चीज है रहने देता है अभी, ठीक है, उसको ना वो चूंकि अगले टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा चीज वही है, उसके बाद फिर अपना क्या आ जाता है, कुछ नोडल टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। चलो बस, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप
एकदम एक एक करके एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, चूँकि मैं आपको दिखता नहीं हूँ ना स्क्रीन पे, तो मैं जो जो बोल रहा हूँ आप इस चीज़ को समझो, और जो जो मैं लिख रहा हूँ वो भी लिखो, और जो जो मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ ऐसी चीज़ स्किप हो गई जो आपको लगता है कि अरे हाँ ये चीज़ सर ने बोल दिया है, फिर ऐसे बोल के निकल गए, तो उस चीज़ को आप लिख लेना कहीं नोटबुक में, ठीक है। नोटबुक अच्छे से बनाओ, बहुत ही अच्छे से मैं अपनी नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। और ये आप ही के लिए है, नहीं तो मैं लिख के लाता और ऐसे जितनी जो 2 घंटे की वीडियो हुई ना, पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो वहीं जो आपको दिखता है कि अरे यार ये तो है ना, बट आप जब खुद से काम करते तो आपको 1 घंटा लगता ही है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो सब चीज़ सिमिलरली चलेगी कहानी, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप एक एक लेक्चर देखना शुरू से ही यहाँ तक पहुँचना, वरना फिर ऐसे, हाँ अगर किसी को लग रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ है, इतना वाला पार्ट मुझे पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, फिर तो वो आ सकता है। बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप किसी भी लेक्चर को, किसी भी टीचर को जब फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे, बैचेस के अंदर, क्लासेस के अंदर, तो आप उसको एक चैप्टर कम से कम दो, ठीक है। कम से कम कोई भी चैप्टर आपने शुरू करा तो ख़त्म उन्हीं से करो। अगर शुरुआत में ही आपको टेस्ट करना तो टेस्ट कर लो, ये तो ऑलमोस्ट छठा सातवां लेक्चर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि आप पूरे थॉरोली एक एक चीज़ें पढ़ के आ रहे हो यहाँ। क्लियर क्लियर क्लियर, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और फिर हम हर्ट की और अच्छी कहानी पढ़ेंगे। अभी ऑलमोस्ट इस सीरीज़ में ना, इस चैप्टर में मुझे लगता है कि 2-2 घंटे की अगर लेक्चर की बात करी जाए तो 2-2 घंटे की आई थिंक 3 लेक्चर और आने बाकी है, जिस लेंथ की हमारी क्लासेस रेगुलरली होती हैं, ठीक है। और इतनी होनी चाहिए, एक दिन में इतनी पढ़ाई नहीं होगी ना तो फिर क्या पढ़ने का मतलब है। नहीं तो मैं तो जितना मैं समय ले रहा हूँ उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे कम ही लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ ज़्यादा चीज़ें, मुझे लगता है, जो कि आपके लिए तो बेहतर है ही, ठीक है, अगर आप फिनिश कर पाओ इस चीज़ को इतने देर में। तो क्लियर गाइस, क्लियर क्लियर क्लियर, एम आई क्लियर? ठीक है, सो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।